अध्याय 2271 सिल्वर सिसी लेना। नहीं, मैं खुद ही इससे बाहर निकलने का रास्ता निकाल लूंगा, हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा। मिस्टर व्हाइट ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। यह कोई साधारण फल नहीं है, जैसा कि तुम्हें महसूस होना चाहिए। इसने तुम्हें बिना किसी उम्मीद के अपनी जगह पर जकड़ लिया है। यहां तक कि रक्त किरण की ताकत भी तुम्हें आजाद करने के लिए काफी नहीं थी। तुम्हें इस चीज के बारे में पता है? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। मिस्टर व्हाइट ने फल के पेड़ को देखा और कहा, इस पेड़ को सिल्वर ट्रेजर फ्रूट ट्री के नाम से जाना जाता है। ये 3 ट्रेजर फ्रूट ट्री में से एक है। यह एक दिव्य पौधा है जो विदेशी है। किंवदंतियों के अनुसार ये तीनों ट्रेजर फ्रूट ट्री पवित्र नेता के अपने बगीचों में स्थित हैं, और केवल ये 3 ही अस्तित्व में हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम उनमें से एक के ठीक सामने खड़े हैं। कुछ देर रुकने के बाद मिस्टर व्हाइट ने आगे कहा, मैं जिन 3 खजाने वाले फलों के पेड़ों की बात कर रहा था, वे हैं कांस्य खजाने वाला फलदार पेड़, रजत खजाने वाला फलदार पेड़ और स्वर्ण खजाने वाला फलदार पेड़। इन सभी की अपनी अपनी अनूठी शक्तियां हैं। इस समय सिर्फ यही एक पेड़ मायने रखता है, रजत खजाने वाला फलदार पेड़। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें चांदी के सिसी हैं जो किसी की आत्मा का दमन करने में सक्षम है। ये शरीर को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए सीधे आत्मा पर बल डालते हैं। चूंकि आपकी आत्मा को बंद कर दिया गया है, इसलिए चाहे आप अपनी पूरी ताकत लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका शरीर इस दमन से मुक्त नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ आप जैसे लोगों पर ही लागू नहीं होता, और यह सिर्फ आपके जैसे शक्ति स्तर वाले लोगों पर भी लागू नहीं होता। यहां तक कि एक देवता भी खुद को उस दमन से मुक्त नहीं कर सकता। ये सब कहने के बाद मिस्टर व्हाइट मुस्कुराए। जाहिर है, ये प्रभाव तभी सक्रिय होता है जब चांदी के फल को छुआ जाता है। एक देवता तुल्य कुलीन वर्ग में इतनी समझ होनी चाहिए कि उनसे शारीरिक संपर्क न करे। ये चीज खाए नहीं जा सकती। हान सेन उदास हो गया। अगर उसे ये सब पहले पता होता तो वह जाकर नंगे हाथों से चांदी का फल नहीं उठाता। खाया। मिस्टर व्हाइट ऐसे हंस पड़े मानो अभी हंस पड़ेंगे। अगर तुम अपनी आत्मा को हमेशा के लिए बंद नहीं करना चाहते, तो तुम इनमें से एक भी खाने के बारे में क्यों सोचोगे? प्राइम भी हंसा। तुम चांदी का फल खाना चाहते हो? मुझे डर है कि मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले इंसान हो जो ऐसा सोचोगे। तो फिर बाकी पल क्या करते हैं, कांसे और सोने वाले? हान सेन ने पूछा। हान सेन ने बेकार की जिज्ञासा से नहीं पूछा। अगर उन्हें इस महल में सिल्वर ट्रेजर फ्रूट ट्री मिला है, तो हो सकता है कि बाकी पेड़ भी आसपास ही हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम इस समय चांदी के सिसी से दबे हुए हो। मेरी मदद के बिना तुम हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। यहाँ के सभी महल किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। बस कुछ ही समय की बात है जब लोमड़ी रानी तुम्हें ढूंढ लेगी। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देगी? मिस्टर व्हाइट हंसे। मुझे पत्थर की प्लेट दे दो और हम साथ मिलकर इस जगह का पता लगा सकते हैं। मुझे बस एक और चीज चाहिए, बाकी मैं खुशी खुशी बांट दूंगा। ये समझते हुए कि वह मिस्टर व्हाइट से कांस्य और सोने के फलों के बारे में और अधिक जानकारी नहीं ले पाएगा, हान सेन को पूछना पड़ा, तो फिर आप क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता। सामान मिलने के बाद मुझे पहले चुनना होगा। इससे तुम्हें कोई खास नुकसान नहीं होगा, और यह फॉक्स क्वीन द्वारा तुम्हें ढूंढकर मार डालने से तो बेहतर ही है ना? मिस्टर व्हाइट ने कहा। अगर यही तुम्हारा प्रस्ताव है तो तुम लोग जा सकते हो। हमें सहयोग करने की कोई जरूरत नहीं है, हान सेन ने दृढ़ता से कहा। मिस्टर व्हाइट ने भौहें चढ़ाईं और कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि लोमड़ी रानी तुम्हें छोड़ देगी? आकार बदलने वाली लोमड़ियां अपनी सनक के लिए जानी जाती हैं। हो सकता है कि किसी समय वह तुम्हारे साथ अच्छी रही हो, लेकिन अब वह तुम्हें मारने से नहीं रुकेगी। मुझे पता है, लेकिन मेरी अपनी योजनाएं हैं। तुम दोनों को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हान सेन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। प्राइम कुछ कहना चाहता था, लेकिन मिस्टर व्हाइट ने उसे रोक दिया। मिस्टर व्हाइट ने हान सेन की ओर देखा और कहा, प्रतिबंध और भविष्यवाणी कौशल के मामले में मैं अच्छा हूं। मैं तुम्हें कई जोखिमों से बचा सकता हूं, और मैं पवित्र नेता का खजाना भी जल्दी ढूंढ सकता हूं। अगर तुम लोमड़ी रानी से नहीं भी डरते तो भी यहां फंसने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे पास वहां बैठकर लोमड़ी रानी को सारी लूट का माल लूटते देखने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। हम सहयोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे पत्थर की प्लेट चाहिए। मैं तुम्हें वही सौदा दूंगा, बस उल्टा। मुझे पहले चुनना है कि मुझे क्या चाहिए। हान सेन मुस्कुराया। मिस्टर व्हाइट चुप हो गए और मुस्कुराए, ठीक है, मैं आपकी शर्तें मान लूंगा।
हान सेन चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर व्हाइट इतनी जल्दी मान जाएंगे। क्राइम भी चौंक गया और उसने कहा, मिस्टर व्हाइट, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई बात नहीं, पत्थर की प्लेट के बिना हम वैसे भी असली खजाने तक नहीं पहुंच सकते। मिस्टर व्हाइट ने हाथ हिलाया। अगर आप लोग सहयोग करना चाहते हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस चांदी के फल से कैसे छुटकारा पाया जाए? हान सेन ने मिस्टर व्हाइट की ओर देखते हुए पूछा। यह मुश्किल नहीं है। चांदी के फल में आत्माओं को दबाने की शक्ति है। अगर यह आपकी आत्मा को महसूस नहीं कर सकता तो इसकी दमनकारी शक्ति खत्म हो जाएगी। मेरे पास एक जीनो आर्ट है जिससे आत्मा को सील किया जा सकता है। मुझे आपकी आत्मा को इस तरह सील करना होगा कि फल आपको महसूस न कर सके। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो आप इससे मुक्त हो जाएंगे, मिस्टर व्हाइट ने कहा। मैं समझ गया। मैं जितना ज्यादा संघर्ष करूंगा, बाहर निकलना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, हान सेन को एहसास हुआ। अगर तुम समझ गए हो तो हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें लोमड़ी रानी से पहले खजाने तक पहुंचना होगा। मैं तुम्हें यहां से निकालने के लिए आत्मा को सील करने की तकनीक का इस्तेमाल करूंगा, मिस्टर व्हाइट ने हान सेन की ओर बढ़ते हुए कहा। रुको, हान सेन ने हाथ ऊपर उठाया। खूनी किरण हान सेन के सामने सरक गया और मिस्टर व्हाइट को अपने दांत दिखा दिए। चिंता मत करो, मैं इतना विश्वासघाती नहीं हूं। अगर मैंने कहा कि हम सहयोग करेंगे तो मैं अपनी बात से मुकरकर तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूंगा, मिस्टर व्हाइट ने कहा। मिस्टर व्हाइट, आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन मुझे असल में आपकी मदद की जरूरत नहीं है। हान सेन अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने आसानी से अपना हाथ उठाया, सिसी उठाए और उसे अपनी आंखों के सामने रख लिया। मिस्टर व्हाइट और क्राइम हान सेन को हैरानी से देख रहे थे, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हान सेन सिल्वर सिसी की आत्मा दमनकारी शक्ति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। उन्हें इस बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। हान सेन को ठीक से पता नहीं था कि चांदी का सिसी क्या करता है, लेकिन ये जानकर कि यह फल व्यक्ति की आत्मा को दबा देता है, चीजें बदल गईं। चांदी के सिसी के आत्मा दमनकारी प्रभावों से बचना हान सेन के लिए वास्तव में काफी आसान था। आत्मा का सागर ज्यादातर सामान्य प्राणियों की इच्छाशक्ति से अलग था। अगर कोई प्राणी अपनी इच्छाशक्ति खो देता तो मानो वह मर जाता। उसका अपने शरीर पर नियंत्रण खत्म हो जाता। अगर हान सेन का आत्मा सागर बंद हो जाए तो उस पर भी यही असर होगा। लेकिन आम लोगों में तो सिर्फ एक ही आत्मा होती है, लेकिन हान सेन के आत्मा सागर में कई आत्माएं और जानवरों की आत्माएं थीं। हान सेन ने अपनी आत्मा को छोटा कर दिया और एक पशु आत्मा को सतह पर आने दिया। फिर चांदी की सिसी ने हान सेन की जगह पशु आत्मा को दबा दिया। उसकी आत्मा तुरंत हल्की और प्रफुल्लित हो गई। हमने कहा आधा आधा, क्या आपको चांदी की सिसीज में रुचि है? हान सेन ने सहजता से पूछा, बोलते हुए चांदी की सिसीज से खेल रहा था। मैं तुम्हें आजाद करने के लिए तुम्हारी आत्मा को सील कर सकता था, लेकिन तुम्हारा शरीर बंद हो जाता। मैं खुद उस चांदी के फल को नहीं छू सकता। मिस्टर व्हाइट ने अपना सिर हिलाया। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा, हान सेन ने खुश होकर कहा। उसने बाकी 7 चांदी के फल काटने के लिए चाकू घुमाया। रक्त किरण की मदद से उसने बाकी 7 सिसी को आसानी से काट डाला। उसने उन सभी को अपनी जेब में रख लिया। मिस्टर व्हाइट और क्राइम अभी भी घबराहट में भौहें चढ़ाए हुए थे, जिससे साफ जाहिर था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हान सेन ने ये सब कैसे किया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्हें एहसास हुआ कि वे भी उतने ही उलझन में हैं। हान सेन पर उनका शक और भी बढ़ गया। जीनो ब्रह्मांड में जीवों की केवल एक ही आत्मा होती है, लेकिन हान सेन के आत्मा सागर में कई जानवरों की आत्माएं थीं। चूंकि प्रत्येक सिल्वर सिसी एक समय में केवल एक ही आत्मा को जमा सकता था, इसलिए हान सेन ने सिसी को निष्क्रिय करने के लिए 8 जानवरों की आत्माओं का इस्तेमाल किया। हान सेन हाथ में चांदी की सिसी लेकर खेल रहा था और खूनी किरण के सिर पर हाथ फेर रहा था। उसने मिस्टर व्हाइट की तरफ देखा और पूछा, अब हमें किस तरफ जाना चाहिए? मिस्टर व्हाइट एक पल के लिए चुप हो गए। मुझे नहीं पता कि ये महल किस चीज से बने हैं, लेकिन लोमड़ी रानी भी इन्हें जबरदस्ती नहीं खोल सकती। हमें महलों में लगे टेलीपोर्टरों की मदद से घूमना होगा। हर महल में 4 टेलीपोर्टर लगे हैं। सामने के दरवाजे और हर बगल के हॉल में एक टेलीपोर्टर है। पिछले हॉल में भी एक है। यानी हर महल में 4 निकास द्वार हैं। हमें नहीं पता कि कितने महल हैं। मुझे लगता है कि नेता के छिपे हुए खजाने तक पहुंचने का कोई रास्ता जरूर होगा। खैर मिस्टर व्हाइट, आप गणना और प्रतिबंधों में बहुत कुशल हैं। आपके पास इसका उत्तर जरूर होगा। हान सेन मुस्कुराया।
मेरे पास कुछ विचार हैं, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूं कि मेरे अनुमान सही हैं। फिर भी हम उन्हें आजमा सकते हैं, मिस्टर व्हाइट ने कहा। फिर वे पीछे वाले हॉल की ओर मुड़ गए। अपराध मिस्टर व्हाइट का पीछा कर रहे थे और हान सेन और किरण उनके पीछे पीछे आ रहे थे। जैसा कि मिस्टर व्हाइट ने बताया था, वह जगह लगभग एक भूल भुलैया थी। हान सेन इस तरह की पहेलियों में बहुत अच्छे नहीं थे और हान सेन के लिए अकेले पवित्र नेता का खजाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता। अगर वह यूं ही इधर उधर भटकता रहा तो शायद उसे खजाना कभी न मिले। और अगर उसकी मुलाकात फॉक्स क्वीन से हो गई तो बस एक मुलाकात ही उसका अंत बन सकती है। मिस्टर व्हाइट पिछले हॉल से टेलीपोर्ट होकर बाहर आ गए। जब हान सेन दूसरी तरफ टेलीपोर्टर से बाहर निकले तो उन्होंने खुद को एक बड़े हॉल में पाया। हॉल बिल्कुल वैसा ही था जहां से हान सेन आए थे। वहां ढेर सारी मूर्तियां और पेंटिंग्स थीं। मिस्टर व्हाइट ने गणना की और वे साइड हॉल के टेलीपोर्टर के पास गए। हान सेन सोच रहा था कि आखिर कितने महल होंगे। ये भूल भुलैया इतनी जटिल थी कि वह अकेले उसमें से नहीं निकल सकता था। मिस्टर व्हाइट हर बार जब वे किसी नए महल में पहुंचते तो हिसाब लगाते। 100 महलों से गुजरने में उन्हें 4 घंटे लगे और फिर भी वे अंत तक नहीं पहुंच पाए थे। हमें खजाने तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? हान सेन खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। क्राइम ने झुंझलाकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि सही रास्ता ढूंढना आसान है? अगर मिस्टर व्हाइट हमें सही रास्ते पर न ले जाते तो हम गलत महलों में पहुंच जाते और खुद को बहुत बड़े खतरे में डाल लेते। उस समय ये सिर्फ एक लंबी यात्रा नहीं होती। हमें उन दूसरे महलों में आने वाली हर चुनौती से जूझना पड़ता। मैं शिकायत नहीं कर रहा था। मैं तो बस सोच रहा था कि हमें उस जगह तक पहुंचने में कितना समय लगेगा जहां खजाना छिपा है, हान सेन ने झुंझलाहट में कहा। मिस्टर व्हाइट हंसे और बोले, अगर मैं सही अनुमान लगा रहा हूं तो हम जल्द ही पहले चेक पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। इसका क्या मतलब है? हान सेन ने पूछा। उसने पहली बार चेक पॉइंट के बारे में सुना था। कुछ देर सोचने के बाद मिस्टर व्हाइट ने कहा, भले ही हम सही रास्ते पर चल रहे हों, फिर भी कुछ रक्षात्मक प्रणालियां होंगी जिन्हें हमें दरकिनार करना होगा। इस तरह के खजाने के लिए कई सुरक्षात्मक उपाय करने होंगे। हमारा रास्ता सही है, हाँ, लेकिन हमें अंदर जाने के लिए कई बंद दरवाजे भी खोलने होंगे। मेरा अनुमान है कि ऐसे 4 से 7 दरवाजे होंगे। मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि ये चेक पॉइंट किस रूप में होंगे। रक्षात्मक प्रणालियां असली बंद दरवाजों से थोड़ी ज्यादा खतरनाक होंगी। हमें सावधानी से चलना होगा। इतना कहने के बाद मिस्टर व्हाइट ने अपना ध्यान आगे के रास्ते पर केंद्रित कर लिया। हान सेन चुपचाप उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ा। 3 और महलों से गुजरने के बाद मिस्टर व्हाइट एक महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। वहीं उन्होंने हान सेन से कहा, अगर मैं सही हूं तो अगला महल इस भूल भुलैया का पहला चेक पॉइंट होगा। तुम्हें थोड़ा और सावधान रहना होगा। उसके बाद मिस्टर व्हाइट प्रकाश में यात्रा करते हुए आगे बढ़े। अपराध भी उनके पीछे पीछे चला। चिड़िया का घोंसला अभी भी हान सेन के सिर पर बैठा था और उसने प्रकाश में चलने से पहले सोने के दानव बग राजा बाईसेमा को भी बुलाया। पहले की तरह हान सेन टेलीपोर्ट होने के बाद एक महल में प्रकट हुआ। हालांकि ये महल उन 100 महलों से बिल्कुल अलग दिख रहा था जहां वे गए थे। ये महल गोलाकार था और इसकी छत ढाल जैसी थी। हॉल के बीचों बीच एक विशाल मूर्ति खड़ी थी, मानो कोई विशालकाय देवता सुरक्षा कवच पहने हुए हो। उसका सिर लगभग ऊपर की छत को छू रहा था। हालांकि वह सिर्फ एक मूर्ति थी, फिर भी उसका दर्शन ही भयानक था। उसे देखकर दर्शक इस दिव्य आकृति के आगे नतमस्तक हो जाता था, मानो वह पूरे ब्रह्मांड का केंद्र हो। क्या ये पवित्र नेता की मूर्ति है? हान सेन ने मूर्ति को देखते हुए सोचा। फॉक्स क्वीन ने उसे बताया था कि पवित्र नेता हमेशा कवच पहनते हैं और कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि वह पुरुष है या महिला। मिस्टर व्हाइट और क्राइम टेलीपोर्टर से बाहर निकल आए थे, लेकिन आगे नहीं बढ़े। जब हान सेन और ब्लड किरण उनके पास पहुंचे तो मिस्टर व्हाइट ने कहा, हालांकि यह सुरक्षित लग रहा है, फिर भी हमें सावधानी बरतनी होगी। यहां से निकलने का सही रास्ता सामने वाला गेट है। हमें मूर्ति के पास से होकर गुजरना होगा। मिस्टर व्हाइट मूर्ति की ओर बढ़े, लेकिन क्राइम तेजी से उनके आगे दौड़ा। पहले मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि रास्ता तुम्हारे लिए सुरक्षित हो। हान सेन सचमुच अपराध के प्रशंसक थे। उस जमाने में ऐसे कम ही लोग बचे थे जो इतने वफादार और प्रतिबद्ध रह सकें। हान सेन मिस्टर व्हाइट के पीछे पीछे चल रहा था, जबकि क्राइम आगे आगे चल रहा था। जैसे ही वे मूर्ति के पास पहुंचे, मूर्ति की आंखें अचानक चमक उठीं। आंखें लालटेन की तरह चमक रही थीं, पूरी मूर्ति पर रोशनी बरस रही थी। हान सेन का समूह अचानक सुर्खियों में आ गया।
लेकिन यद्यपि प्रकाश उज्ज्वल था, फिर भी वह विनाशकारी नहीं लग रहा था। नमस्ते बच्चों, मेरे खजाने में आपका स्वागत है, मूर्ति जोर से बोली। हान सेन थोड़ा उछल पड़ा। डरो मत, यह मूर्ति मेरी इच्छा का ही विस्तार है। यह असल में मैं नहीं हूँ। मूर्ति ने फिर कहा, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, तो इसका मतलब है कि मैं पहले ही मर चुकी हूँ। यहाँ रखी वस्तुएं अब मेरे लिए बेकार हैं। मैं इन्हें तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। जो लोग इस परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें ही मेरे खजाने पर अधिकार करने की अनुमति होगी। जो भी असफल होगा, चाहे वह कोई देवता ही क्यों न हो, उसे रेत का एक कण भी लेने की अनुमति नहीं होगी। कौन सा परीक्षण? क्राइम ने पूछा। मूर्ति की आवाज रोबोट जैसी थी। उसके स्वर में कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था और उसके लिंग का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। उसने कहा, यह परीक्षा बहुत आसान है। अगर तुम इसे तोड़ दोगे तो तुम परीक्षा पास कर लोगे। इसके बाद मूर्ति हिली। उसने अपना हाथ बढ़ाया और नीचे झुकी। उसने समूह के सामने एक वस्तु रखी, फिर अपनी मूल स्थिति में लौटाए। मूर्ति की आंखें धुंधली होने लगीं और उसकी उपस्थिति एक साधारण मूर्ति जैसी हो गई। हान सेन ने उस चीज को देखा जो मूर्ति ने उनके सामने रखी थी। वह 40 सेंटीमीटर लंबी चट्टान थी। वह किसी भी तरह से खास नहीं लग रही थी और हरे पत्थर से बनी थी। क्राइम ने पुनः प्रतिमा से बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रतिमा ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। पूछना बंद करो, इसमें तो बस पहले से तय जवाब हैं। अब जब वो चले गए हैं, तो मूर्ति में कुछ खास नहीं रहा, मिस्टर व्हाइट ने कहा। क्राइम बगल से मूर्ति के पास गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसलिए क्राइम मुख्य हॉल के गेट के सामने चला गया। वहां भी कुछ अजीब नहीं हुआ। मिस्टर व्हाइट, अगर यह हमें प्रभावित नहीं कर रहा है, तो क्या हमें इसे अनदेखा कर देना चाहिए? हान सेन ने पत्थर की ओर देखा। मिस्टर व्हाइट ने सिर हिलाया। पवित्र नेता ने यह वस्तु जानबूझकर यहाँ छोड़ी है। हो सकता है हमें बाद में इसकी जरूरत पड़े और इसे वापस लेना मुश्किल हो जाए। और अगर हम इसे यहीं छोड़ दें, तो फॉक्स क्वीन इसे ले सकती है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या यह मुमकिन नहीं कि पवित्र नेता हमारे साथ छल करने की कोशिश कर रहे हो? हो सकता है कि पत्थर के अंदर कोई जाल हो, हान सेन ने कहा। मिस्टर व्हाइट कुछ पल के लिए चुप रहे। ये संभव है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर पवित्र नेता हमें धोखा देना चाहते हैं, तो हमें खजाना ढूंढने के लिए जाल बिछाना पड़ सकता है। मुझे कोशिश करके देखने दो, क्राइम ने कहा। उसने अपने चाकू में काली रोशनी की एक लहर समेटी और उसे पत्थर पर घुमाया। डोंग! पत्थर पर एक ऐसा प्रहार हुआ जिससे जगह चीर दी जा सकती थी। जोरदार आवाज हुई, लेकिन पत्थर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और पीछे कोई निशान भी नहीं पड़ा। क्राइम का चेहरा गंभीर हो गया। उसके शरीर के चारों ओर फैली काली रोशनी एक गहरी आग में बदल गई। उसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो पूरी तरह से राक्षसों से घिरा हो। हॉल में चारों ओर विचलित करने वाली रोशनी नाच रही थी। हान सेन को चारों ओर से अंधेरी रोशनी ने घेर लिया था और वह कुछ भी देख या महसूस नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह घोर अंधेरे में फंस गया हो। हान सेन चौंक गया। उसने खुद को और ब्लड किरण को बचाने के लिए चिड़िया के घोंसले का विस्तार किया, ताकि कहीं क्राइम उन पर हमला करने की तैयारी न कर रहा हो। अपराध की प्रभाव क्षेत्र क्षमता सभी 7 इंद्रियों को दबा सकती है। यह मेरे डोंगशुआन आभामंडल जैसा दिखता है। हान सेन जब सोच ही रहा था, अंधेरा छट गया। क्राइम ने उन पर हमला करने की कोशिश नहीं की थी। जब कमरे में फिर से उजाला हुआ, तो वह चट्टान के पास खड़ा था, पराजित सा। उसने मिस्टर व्हाइट को सिर हिलाकर अभिवादन किया। उसने पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह पत्थर नहीं तोड़ पाया था। मिस्टर व्हाइट, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? क्राइम ने विनम्रता से कहा। नहीं, शुक्रिया। अगर आपकी शक्ति भी इस पर निशान नहीं छोड़ पाए, तो ये पत्थर ऐसा नहीं है जिसे बलपूर्वक खोला जा सके, मिस्टर व्हाइट ने कहा और फिर पत्थर की जांच करने के लिए उसके पास गए। हान सेन ने अपना चिड़िया का घोंसला हटा दिया। वह पत्थर के पास गया और अपनी बैंगनी आंखों वाली तितली से पत्थर की जांच की। पत्थर का इतिहास हान सेन की दृष्टि में वापस आने लगा और 1 या 2 मिनट के बाद हान सेन आश्चर्य से उछल पड़ा। वह पत्थर असल में सीमेंट जैसे चिपचिपे तरल पदार्थ से भरी एक बाल्टी थी। एक राक्षस जैसे प्राणी को उस तरल पदार्थ में फेंक दिया गया। राक्षस ने लाख कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाया। राक्षस और उस तरल पदार्थ को एक सांचे में डाल दिया गया। समय के साथ वह तरल पदार्थ सख्त होता गया और उनके सामने पत्थर बन गया। हान सेन ने पत्थर की ओर अपनी भौहें उठाईं। मिस्टर व्हाइट ने कुछ देर उसे देखा और भौहें चढ़ा लीं।
लगता है इस पत्थर की अपनी एक इच्छा शक्ति है, और वो भी बहुत डरावनी इच्छा शक्ति। शायद यही इच्छा शक्ति इस पत्थर को तोड़ने की कुंजी है। मिस्टर व्हाइट, आप क्या करने का प्रस्ताव रखते हैं? क्राइम ने पूछा। मिस्टर व्हाइट ने सोचा और कहा, मुझे अपनी आत्मा को सील करने की तकनीक इस्तेमाल करने दो। मैं देखता हूं कि क्या मैं इस चीज के अंदर छिपी इच्छाशक्ति को सील कर पाता हूं। उसके बाद मिस्टर व्हाइट ने अपना हाथ पत्थर पर रखा। उनकी हथेली पर एक अजीब सा चिन्ह चमक रहा था। चिन्ह पत्थर से सट गया और शांत पत्थर अचानक पागलों की तरह हिलने लगा। उसमें से एक राक्षसी दहाड़ने जैसी आवाज आई। ये भयानक थी। प्रतीक की रोशनी की चमक में हरे पत्थर से खून बहने लगा। पत्थर लाल हो गया। पैट! मिस्टर व्हाइट ने पत्थर पर जो प्रतीक चिन्ह अंकित किया था वह टूट गया और बिखर गया, और फिर पत्थर पुनः सामान्य हो गया। मिस्टर व्हाइट पीले पड़ गए थे और कांप रहे थे। क्राइम ने तुरंत उनके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, सर, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। मिस्टर व्हाइट ने सिर हिलाया। उस पत्थर के अंदर की इच्छाशक्ति इतनी मजबूत है कि मेरी आत्मा को सील करने की तकनीक भी काम नहीं आई। मुझे डर है कि यह इच्छाशक्ति किसी देवता की है। ये शब्द सुनकर हान सेन मुस्कुराया और पूछा, मिस्टर व्हाइट, अगर मैं इस पत्थर को तोड़ने में सक्षम हूं, तो क्या मैं इसके अंदर जो कुछ भी है उसे ले सकता हूं? हम सहयोग कर रहे हैं, इसलिए हमें साझा करना ही होगा, क्राइम ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि मिस्टर व्हाइट को कुछ सूझा। वे मुस्कुराए। अगर हान सेन इसे खोल सकता है, तो इसे यहां छोड़ना बेकार होगा। अगर तुम इसे खोल सकते हो, तो अंदर की चीज पूरी तरह तुम्हारी है। अगर यह उपयोगी है, तो मुझे उम्मीद है कि समय आने पर तुम इसका इस्तेमाल हमारी मदद के लिए करोगे। बिल्कुल। हान सेन पत्थर के सामने चला गया। उसने एक चांदी का सिसी निकाला और उसे पत्थर पर रख दिया। फिर वह पीछे हट गया। हान सेन ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस राक्षसी आत्मा का आत्मा विनाश कर दिया जिसे उसने सिसी से जोड़ा था। राक्षसी आत्मा के नष्ट होने के बाद चांदी की सिसी की दमनकारी शक्ति पत्थर में निर्देशित हो गई। पत्थर फिर से हिलने लगा और उसमें से एक भयानक गर्जना की आवाज आई। उसकी सतह पर खून की बूंदें दिखाई देने लगीं। चांदी का सिसी भी हिल रहा था, लेकिन वह पत्थर के ऊपर से नहीं गिरा जहां हान सेन ने उसे रखा था। लगता है नेता ने जानबूझकर पहले ही महल में चांदी के खजाने वाला फल का पेड़ छोड़ दिया था। यह कोई बेतरतीब जगह नहीं थी, इसे इसलिए रखा गया था ताकि यह पत्थर टूट सके। शुक्र है कि हान सेन चांदी के सिसी अपने साथ ले आए, वरना हमें इस पत्थर को खोलने की कोई उम्मीद नहीं होती, मिस्टर व्हाइट ने कहा। जब वे बातें कर रहे थे, पत्थर की सतह पर दरारें पड़ने लगीं। अंदर से आने वाली तेज आवाजें और भी तेज हो गईं। वेदना! अचानक पत्थर फट गया। लाल पत्थर के टुकड़े हर तरफ उड़ गए। जब धूल जम गई तो हान सेन विस्फोट स्थल पर गया और एक वस्तु उठा ली। वह एक हरे रंग का क्रिस्टल गोला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर धुआं हो और बादलों का वह समूह एक जादुई आकर्षण के साथ घूम रहा हो। हान सेन उस अंधेरे में चमकते शब्द भी देख सकता था। यह क्या है? क्राइम ने हान सेन से पूछा, जो अभी भी गोला पकड़े हुए था। हान सेन मुस्कुराया और गोला अपनी जेब में रख लिया। क्या मिस्टर व्हाइट ने नहीं कहा था कि पत्थर का हिस्सा मेरा होगा? क्राइम ने घुरघुराते हुए हान सेन से मुंह मोड़ लिया। मिस्टर व्हाइट शालीनता से मुस्कुराए। अच्छा, अब समझ आ गया। चलो चलें। हान सेन को शक था कि मिस्टर व्हाइट और क्राइम अपने वादे निभाएंगे। वे वहां पूरी तैयारी के साथ आए थे और हान सेन को धोखा देने वाले थे। उसका शक पक्का था, इसलिए जब तक हो सके उसे जितने इनाम मिल सकें लेने थे। हान सेन मिस्टर व्हाइट के पीछे पीछे गया और जाते हुए गोले की जांच करता रहा। गोला बहुत धुंधला था और बादलों की वजह से उसके अंदर लिखे शब्द लगभग छिप गए थे। जब हान सेन ने गौर से देखा तो उसे एक आश्चर्य हुआ। पाठ की विषय वस्तु रक्त नारी सूत्र जैसी थी। हान सेन हैरान रह गया। भूतिया अस्थि नगर में मानव सम्राट की एक मूर्ति थी और अब उसे एक ऐसी जीनो कला मिल गई थी जिसका संबंध रक्त नारी सूत्र से था। मानव सम्राट, पवित्र नेता और रक्त सेना के बीच क्या संबंध था? हान सेन इसे समझ नहीं पाया, लेकिन उस लाल और धुंधले गोले के अंदर जीनो कला को पढ़कर हान सेन खुश हो गया। जब से हान सेन ने रक्त नारी सूत्र का अभ्यास शुरू किया था, उसे लगता था कि युद्ध कला में इसकी कोई खास उपयोगिता नहीं है। जीनो कला का सबसे उपयोगी पहलू बस यही था कि वह अपने वंशजों को अपने मजबूत जीन दे सकता था। लेकिन जैसे ही उसने उस गोले के अंदर जीनो कला को देखा, हान सेन को रक्त नारी सूत्र से संभावनाओं की एक और शाखा फूटती हुई दिखाई दी। गोले के अंदर की जीनो कला रक्त नारी सूत्र जैसी ही थी, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं थी।
यह एक फूल और तने पर लगे अलग अलग पत्तों की तुलना जैसा था। वे भले ही एक साथ उगे हों, लेकिन एक दूसरे से अलग थे। यदि रक्त नाड़ी सूत्र फूल था, तो गोले के अंदर की जीनोकला एक पत्ता थी। फूल का काम फल देना था, लेकिन पत्ते का काम सांस लेना था। रूपक भले ही सुंदर और कोमल लगे, लेकिन जीनोकला वास्तव में बहुत क्रूर थी। गोले के अंदर की जीनोकला दूसरे प्राणियों का रक्त चुरा सकती थी। ये कौशल प्रतिद्वंद्वी की रक्त नाड़ी को लूटकर उसे पोषण प्रदान कर सकता था। प्रतिद्वंद्वी अपनी रक्त नाड़ी शक्ति खो देता और अंततः एक सुस्त प्राणी बन जाता, जिसकी जीवन शक्ति क्षीण हो जाती। लेकिन हान सेन के लिए वह बर्बरता जीवन का एक हिस्सा मात्र थी। जीनोकला प्राकृतिक चयन के उन्हीं नियमों पर काम करती थी जो अभयारण्य को नियंत्रित करते थे। अभयारण्य में जीवन का मतलब था खुद को मजबूत बनाने के लिए दूसरे जीवों द्वारा दी जाने वाली चीजों को लूटना। जीनोकला स्पष्ट रूप से उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक ज्यादा सीधा रास्ता था। हान सेन को ड्रैगन आर्ट का ख्याल आया, जिससे उसने एक बार लड़ाई की थी। अगर हान सेन उस आदमी का स्वर्ण ड्रैगन शरीर चाहता था, तो उसे बस इस नई जीनोकला का इस्तेमाल करके ड्रैगन की रक्त नाड़ी चुरानी होगी। ऐसा करके हान सेन स्वर्ण ड्रैगन शरीर अपने लिए चुरा लेगा। यह एक बहुत ही आसान प्रक्रिया थी। अगर वह जीनोकला ब्रह्मांड में सार्वजनिक हो जाती, तो हान सेन सबकी नजरों में दुश्मन बन जाता। कोई भी जाति अपनी रक्त नाड़ी किसी और को चुराने नहीं देती। हान सेन को जीनोकला याद थी, जिसे रक्त नाड़ी लूट कहते थे। उसने मन ही मन कसम खाई थी कि वह किसी और को इस जीनोकला के बारे में नहीं बताएगा। अगर किसी को पता चल गया कि उसके पास इतना खतरनाक हुनर है, तो कोई भी उसके पास नहीं आएगा। चूंकि हान सेन के पास रक्त नाड़ी सूत्र का आधार था, इसलिए उसे रक्त नाड़ी लूट का अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ी। वह इसे तुरंत इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि इस कौशल का कम अनुभव होने के कारण वह शुरुआत में इसमें निपुण नहीं हो पाया। दोनों कौशल मूलतः एक जैसे थे। पैट हान सेन ने खून पल्स लूट की सारी कहानी याद कर ली और उसे अपनी याददाश्त में उतार लिया। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े हरे गोले को कुचल दिया। उसे अपने पास रखना खतरनाक होता। बेहतर यही था कि उसे अभी नष्ट कर दिया जाए और कोई सबूत न छोड़ा जाए। लेकिन जब हरा गोला कुचला गया, तो खून का धुआं हान सेन की उंगलियों के पोरों तक पहुंच गया। धुआं उसकी त्वचा में धंसता हुआ उसकी रक्त वाहिकाओं और खून तक पहुंच गया। हान सेन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रक्त नाड़ी सूत्र की शक्ति और रक्त धुंध एक ही थे। वे तुरंत एक साथ पिघल गए और अलग होने से इनकार कर दिया। रक्त नाड़ी लूट शुरू हो गई। ये प्रक्रिया इतनी सहज थी कि हान सेन को लगा जैसे उसने पहले ही लाखों बार इसका अभ्यास कर लिया हो। जिसने भी यह वस्तु पीछे छोड़ी थी, वह बहुत डरावना इंसान था। उसे लगता था कि जिस व्यक्ति को ये गोला मिलेगा, वह इसे नष्ट कर देगा। लाल धुंध रक्त नाड़ी लूट के अभ्यास में एक साधक की सहायता के लिए तैयार की गई थी। भले ही गोला पाने वाले ने रक्त नाड़ी सूत्र न सीखा हो, फिर भी इससे उसे रक्त नाड़ी लूट बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। हान सेन हैरान रह गया। जिसने भी यह गोला डिजाइन किया था, वह मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझता था। इतने युग बीत जाने के बाद भी उस व्यक्ति को अभी भी अंदाजा था कि हान सेन क्या करने वाला है। लेकिन इसका मतलब है कि जिसने भी यह गोला तैयार किया था, उसे उम्मीद नहीं थी कि गोला लेने वाले को रत्नारी सूत्र के बारे में पहले से ही पता होगा। ऐसे में यह कोई ऐसी वस्तु नहीं होगी जिसे रक्त सेना ने अपने लोगों के लिए तैयार किया हो सकता है कि पवित्र नेता का वास्तव में रक्त सेना से कोई लेना देना न हो और उसे ये संयोगवश ही मिल गया हो। हान सेन मन ही मन सोचता रहा। मिस्टर व्हाइट और क्राइम अभी भी आगे चल रहे थे। हान सेन ने ब्लड किरण को अपने पीछे चलने को कहा। हान सेन बहुत देर से मिस्टर व्हाइट का पीछा कर रहा था और उनके रास्ते में कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। वे 100 महलों से गुजरे और फिर एक चौकी पर पहुंचे। लेकिन इस बार चेक पॉइंट पर जो कुछ उन्होंने देखा, उससे वे वहीं स्तब्ध रह गए। गोलाकार महल के बीच में एक बड़ा सा छेद था। अगर वह चौकी पहले वाली चौकी जैसी ही थी, तो उसकी जगह एक विशाल मूर्ति होनी चाहिए थी। मिस्टर व्हाइट की आंखें चौड़ी हो गईं। मिस्टर व्हाइट ने कहा, ऐसा लगता है कि कोई हमसे पहले यहां आया और उसने हॉल को नष्ट करने का फैसला कर लिया। वह छेद की जांच करने के लिए नीचे दौड़ा और हान सेन और क्राइम भी उसके पीछे पीछे गए। वे उसके पास खड़े होकर नीचे अंधेरे में देखने लगे। उन्होंने जो देखा उससे लगा कि यह एक प्राकृतिक गुफा जैसी संरचना थी। गुफा के तल पर फर्श के टुकड़े और टूटी हुई मूर्ति पड़ी थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। वहां एक मूर्ति खड़ी थी, लेकिन उसे नष्ट कर दिया गया था। मुझे नीचे जाकर करीब से देखने दो। हान सेन उत्सुक था।
उसे नहीं पता था कि वहां पहले कौन आया होगा और इतनी गड़बड़ कर दी होगी। हान सेन गुफा को ध्यान से देखने के लिए नीचे गया। उसने पाया कि गुफा में 3 और रास्ते थे जो अलग अलग दिशाओं में जाते थे। प्राइम और मिस्टर वाइट भी नीचे उतरे। मिस्टर वाइट ने उस मलबे के ढेर को देखा जो कभी मूर्ति का रूप था। मूर्ति टूट गई है और हमारे लिए जो भी उपहार था वह चला गया है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि इसे कौन ले गया। टूटी हुई मूर्ति अब बोल भी नहीं सकती, इसलिए इसका जो भी संदेश था वह हमारे लिए खो गया है। अब हम क्या करें? क्या हमें योजना पर ही बने रहना चाहिए या देखना चाहिए कि ये सुरंगें कहाँ ले जाएंगी? हान सेन ने पत्थर की एक सुरंग की ओर देखा। अचानक गुफा से विस्फोट की आवाज आई। गुफा ऐसे हिलने लगी मानो कोई तूफान आ गया हो। ऐसा लगा जैसे उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। गुफाओं में जाना बहुत जोखिम भरा है। हमें अपनी पहले से बनी योजना पर ही टिके रहना चाहिए। अगर कोई हमसे पहले इस रास्ते से गुजरा तो उसे वापस आना ही होगा, भले ही उसे पवित्र नेता का खजाना मिल जाए। हमारे पास अभी भी एक मौका है। मिस्टर वाइट ज्यादा खुश नहीं दिखे। वह गुफा से बाहर उड़ गए। हान सेन ने अपनी बैंगनी आंखों वाली तितली से टूटी हुई मूर्ति की जांच की। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर उसने सुरंग में देखा जहां आंधी तूफान आ रहा था, और गड़गड़ाहट सुनकर हान सेन ने मिस्टर वाइट के साथ वापस जाने का फैसला किया। शायद इसलिए कि कोई पहले ही वहां पहुंच चुका था, लेकिन मिस्टर वाइट ने अगले रास्ते का अंदाजा बहुत तेजी से लगाया। ऐसा लग रहा था मानो वह आगे वाले को पकड़ना चाहते थे। अगले कुछ महलों में हान सेन और अन्य लोग इस बात की पुष्टि करने में सक्षम थे कि उनसे पहले कोई वहां आया था। लेकिन मिस्टर वाइट को जल्द ही पता चल गया कि उस रहस्यमयी आदमी को सही रास्ता नहीं पता था। उसने रोशनी के हर दरवाजे को आजमाया था और उसने कई गलतियां की थीं। वापस लौटने और सही रास्ता अपनाने से पहले वह कई खतरनाक महलों में घुस चुका था। इस आदमी को खजाने तक पहुंचने का सही रास्ता नहीं पता, लेकिन वो कोशिश करता ही रहता है। उसने इस भूल भुलैया में काफी दूरी तय कर ली है। इसका मतलब है कि वो इंसान बहुत ताकतवर है और बहुत लंबे समय से यहाँ है, मिस्टर वाइट ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। यह तो नामुमकिन ही होगा। उस पेड़ के द्वार में प्रवेश करने से पहले ही दरवाजा बंद कर दिया गया था। हान सेन की पत्थर की प्लेट के बिना वह अंदर कैसे पहुंच पाया? प्राइम ने संदेह से पूछा। मिस्टर वाइट ने बस अपना सिर हिला दिया। उन्हें कुछ पता नहीं था। हान सेन ने भी कुछ नहीं कहा और बस मिस्टर वाइट के पीछे पीछे चल दिया। तीसरे चेक पॉइंट तक पहुंचने में उन्हें दूसरे चेक पॉइंट तक पहुंचने में लगे समय से 1 घंटा कम लगा। हान सेन सावधानी से तीसरे चेक पॉइंट में घुसा और अचानक रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह लगभग चीख पड़ा। तीसरा चेक पॉइंट उन 2 चेक पॉइंट से बिल्कुल अलग था जहां वे गए थे। हालांकि यह भी एक महल था, लेकिन बाकी चेक पॉइंट से काफी बड़ा था। महल का फर्श पत्थरों से नहीं बल्कि पानी से ढका था। यह एक बड़ी झील थी जिस पर कई पुल बने हुए थे। जेड पुल अर्धचंद्राकार आकार के थे और उनकी संख्या 13 थी। वे पूरे महल पर फैले हुए थे और ऐसा लग रहा था कि हर एक झील के दूसरी ओर स्थित एक अलग टेलीपोर्टर से जुड़ा हुआ है। 13 पुलों में से प्रत्येक पुल अलग अलग प्रकार के जेड से बना था। हर पुल की रेलिंग पर पत्थर की मूर्तियां लगी हुई थीं। कुछ मूर्तियां शैतानों की लगती थीं तो कुछ देवदूतों की, कुछ खूंखार जानवरों के आकार की थीं तो कुछ कोमल प्राणियों जैसी। हान सेन अब बैंगनी रंग के जेड रंग के पुल के उस पार देख रहा था। उसकी रेलिंग पर पत्थर की भयानक मूर्तियां लगी हुई थीं, लेकिन हान सेन उसे इसलिए नहीं देख रहा था। हान सेन बैंगनी पुल के सबसे ऊंचे बिंदु को देख रहा था, जहां 10 मीटर ऊंची एक शैतान जैसी मूर्ति थी। वह पुल के बीचों बीच अपने पंख मोड़े बैठी थी। शैतान की आंखें नीचे की ओर देख रही थीं, मानो नीचे कुछ खाने की तलाश में घूम रही हो। उसकी उंगलियों पर बैंगनी और काले रंग के नाखून थे जो पंजों जैसे लंबे और नुकीले थे। उसके हाथ में एक औरत थी और वह औरत हान सेन को काफी जानी पहचानी लग रही थी। येशा! हान सेन लगभग चीख पड़ा। बैंगनी शैतान के पत्थर के हाथ ने येशा को कसकर जकड़ लिया था। हालांकि उसका शरीर उसकी उंगलियों से ढका हुआ था, उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह बहुत पीली पड़ गई थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोमा में हो और उसके बाल हड्डियों जैसे सफेद हो गए थे। हान सेन ने उसे फिर भी पहचान लिया और उसे उसकी पहचान का पूरा यकीन था। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे याद था। वह अब भी वही सर्वशक्तिमान रानी थी। कोई और उसके जैसा कभी नहीं दिख सकता था। येशा यहाँ क्यों है? मुझे लगा था कि उसे अंडरओवरबियरिंग ने निगल लिया है। हान सेन का दिल धड़क उठा जब उसने कुछ सोचा।
क्या यही वो महल है जो अंडर ओवरबियरन की पीठ पर टिका है? इस संभावना के बारे में सोचते ही हान सेन का दिल जोरों से धड़कने लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्र नेता को अपने खजाने के चोरी होने का डर नहीं था। उसने अपनी संपत्ति सुरक्षित करने के लिए बहुत निवेश किया था। मेरी रानी, हान सेन ने पुल के उस पार से यीशा को आवाज लगाई, उसे जगाने की उम्मीद में। वह समझ गया था कि वह मरी नहीं है। हान सेन ने अपनी आवाज में ध्वनि तरंग भर दी, लेकिन कॉल पर उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। चिल्लाना बंद करो। अगर कोई देवता तुल्य कुलीन वर्ग भी उस पर चिल्ला रहा हो, तो भी वह उसकी पुकार नहीं सुन पाएगी, मिस्टर व्हाइट ने कहा। मैं समझ गया। हान सेन ने मिस्टर व्हाइट की तरफ देखा और झुक गया। मिस्टर व्हाइट ने जेड पुल की ओर इशारा करते हुए कहा, इन 13 पुलों में 13 अलग अलग शक्तियां समाहित हैं। किसी पुल पर कदम रखते ही आप उस पर बंध जाते हैं। यह शायद पवित्र नेता द्वारा छोड़ा गया दूसरा परीक्षण होगा। अगर हमें इस पुल से सुरक्षित गुजरना है तो हमें सही पुल चुनना होगा। उस पुल की शक्ति क्या है? हान सेन ने यीशा के बैंगनी जेड पुल की ओर इशारा किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पुल पर बनी शैतानी मूर्तियां पौराणिक नर्क के भूत हैं। बीच में जो मूर्ति है वह नर्क के भूत राजा की होगी। ये नर्क की शक्ति का प्रतीक है, मिस्टर व्हाइट ने पुल को ध्यान से देखते हुए कहा। क्या नरक शक्ति मृत्यु तत्व शक्ति है? हान सेन ने पूछा। मिस्टर व्हाइट ने अपना सिर हिलाया। किंवदंतियों के अनुसार नरक वह जगह है जहां मरे हुए लोग जाते हैं, लेकिन वास्तव में नरक का मृत्यु तत्व से कोई संबंध नहीं है। ये स्थान और समय की एक और शाखा है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, नरक एक और आयाम है जो हमारी दुनिया से अलग मौजूद है। वहां स्थान और समय की धुरी हमारी दुनिया से अलग है। इसलिए नरक की शक्ति आयामी संरचना में इसी अंतर से आती है। यह मृत्यु या अंधकार से संबंधित नहीं है। तो फिर हम उसे कैसे बचाएंगे? हान सेन ने पूछा। मिस्टर व्हाइट ने अपने होंठ भींच लिए। जबरदस्ती रास्ता बनाने के अलावा मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा। अंतरिक्ष और समय बहुत ही रहस्यमय तत्व हैं जिन्हें नियंत्रित करना बेहद मुश्किल है। किंवदंतियां कहती हैं कि पवित्र नेता ने अंतरिक्ष और समय की शक्तियों में महारत हासिल कर ली थी। नाइफ बदकिस्मत था कि उसने जेड ब्रिज चुना जो इन ऊर्जाओं से जुड़ा है। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। अगर यीशा जेड पुल पार करने में नाकाम रही होती तो इसका मतलब था कि उसके लिए और भी मुश्किल हो जाती। आखिरकार हान सेन की ज्यादातर जीनो कलाएं माक्विस थीं। उसकी युद्ध शक्ति यीशा की अर्धदेवी जैसी मजबूत नहीं थी। हान सेन ने शैतान के हाथ में जकड़े यीशा को देखा, और जब उसने गौर से देखा तो उसने पाया कि शैतान के नाखून सचमुच यीशा के शरीर में गड़ रहे थे। धीरे धीरे यीशा से खून बहता रहा। खून मूर्ति के नाखूनों पर बह रहा था और उन नाखूनों के सिरे लाल रंग से रंगे हुए थे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो यीशा के पास ज्यादा समय नहीं बचेगा और वह खून बहने से मर जाएगी। नर्क पुल की शक्ति ने हान सेन का यीशा से संपर्क तोड़ दिया था, इसलिए वह उसकी जीवन शक्ति का पता नहीं लगा सका। लेकिन वह साफ देख सकता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मिस्टर व्हाइट ने 13 जेड पुलों की जांच की और फिर वापस आ गए। उन्होंने कई हिसाब किताब लगाए। हान सेन ने सोचा कि वह शायद वह जेड पुल ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे जिसे वे सब सुरक्षित पार कर सकें। लेकिन जल्द ही मिस्टर व्हाइट का चेहरा उदास होने लगा। ये 13 पुल बंद रास्ते हैं। इन सभी पर एक डरावनी शक्ति पहरा दे रही है, इसलिए इनमें से किसी को भी सुरक्षित रूप से पार नहीं किया जा सकता। क्या पवित्र नेता ने किसी को भी यहां से जिंदा निकलने देने की योजना नहीं बनाई थी? नहीं, कोई तो रास्ता होगा। मिस्टर व्हाइट को पसीना आने लगा। हिसाब किताब करते हुए उनकी उंगलियों में एक चिन्ह चमक उठा। हान सेन की नजरें बार बार बैंगनी जेड ब्रिज पर टिकी रहीं। उसकी दाहिनी आंख में बैंगनी आंखों वाली तितली घूम रही थी, बैंगनी जेड ब्रिज की संरचना का विश्लेषण कर रही थी। हान सेन जानता था कि यीशा बहुत बहादुर है और कभी कभी घमंडी भी, लेकिन वो कभी बेवकूफ नहीं थी। वो कभी भी सबसे मुश्किल रास्ता अपनाने का फैसला नहीं कर सकती थी। हान सेन को लगा कि यीशा ने नर्क पुल किसी खास मकसद से चुना है। उसे बस समझ नहीं आ रहा था कि वह नाकाम क्यों हुई। बैंगनी आंखों वाली तितली की 4 फूलों वाली बैंगनी पुतली घूमती रही, लेकिन ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। बैंगनी जेड पुल किसी शक्ति से लिपटा हुआ था। हान सेन उसके चारों ओर एक बहुत ही जटिल पदार्थ की श्रृंखला देख सकता था, जो किसी चिड़िया के घोंसले की तरह बुनी हुई थी। हान सेन ये समझ नहीं पाया। वह बता नहीं पाया कि यह किस प्रकार की शक्ति थी। यही है, अगर हम इस पुल पर चलें तो जिंदा पार हो जाएंगे। मिस्टर व्हाइट ने अचानक विजयी भाव से एक जेड पुल की ओर इशारा किया।
हान सेन ने उस तरफ देखा जहां मिस्टर व्हाइट इशारा कर रहे थे। वह एक जेड पुल की ओर इशारा कर रहे थे जो स्याही की तरह काला था। पुल पर कौवे जैसे कुछ पक्षी की मूर्तियां थीं। पुल के बीचों बीच एक पत्थर के खंभे पर एक विशाल पक्षी की मूर्ति खड़ी थी, जो पूरे पुल को ठंडेपन से देख रही थी। मिस्टर व्हाइट ने समझाया, उस पक्षी को डेथ क्रो कहा जाता है। ये जीवित प्राणियों को मृत्यु के चक्र से गुजारता है। यह एक बंद गली जैसा लग सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक ऐसा रास्ता है जिस पर हम बच पाएंगे। 13 पुलों में से यही एकमात्र पुल है जो हमें सुरक्षित दूसरी ओर ले जा सकता है। जीवन और मृत्यु, यिन और यांग से गुजरते हुए पवित्र नेता एक बहुत ही अनोखे व्यक्ति थे। अगर मैंने पवित्र नेता के जीवन पर शोध न किया होता और यह न जाना होता कि उनका 9 बार पुनर्जन्म हुआ था, तो मैं कभी यह न मान पाता कि यही सही रास्ता है। आप बहुत होशियार हैं, मिस्टर व्हाइट। आपको तो पवित्र नेता के राज भी पता है। एक औरत की आवाज धीरे से सुनाई दी। हान सेन और मिस्टर व्हाइट दोनों आश्चर्य से चौंक गए। उन्होंने पलटकर देखा तो फॉक्स क्वीन पीछे से आ रही थी। वह बहुत तेजी से उनके पास पहुंच गई थी। मिस्टर व्हाइट का चेहरा उदास लग रहा था। जाहिर है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि फॉक्स क्वीन इतनी जल्दी उनका पीछा कर लेगी। अगर उसमें मिस्टर व्हाइट जैसा सही रास्ता ढूंढने का हुनर नहीं होता, तो उसके लिए हर बार सही रास्ता ढूंढ पाना मुमकिन नहीं होता। उनके पीछे चलना तो दूर की बात थी। अचानक मिस्टर व्हाइट को कुछ समझ आया। उन्होंने अपने शरीर की ओर देखा। लोमड़ी रानी हंसी। तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम पर एक स्प्रे छोड़ा है, एक खास खुशबू जिसे सिर्फ एक आकार बदलने वाली लोमड़ी ही पहचान सकती है। फॉक्स क्वीन ने फिर मिस्टर व्हाइट को नजरअंदाज कर दिया, जो अब उदास दिख रहे थे। उसने हान सेन को घूरा। अच्छा भाई, हम फिर मिले। क्या तुम्हें अपनी बड़ी बहन की याद आई? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। हान सेन चिड़िया के घोंसले को कसकर पकड़े हुए था और दूर जाने लगा। वह नरक के पुल के पास था। उसने उसे देखकर मुस्कुराया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, बड़ी बहन, लेकिन मुझे खुशी होती अगर मैं तुम्हें फिर कभी न देख पाता। लोमड़ी रानी मुस्कुराए और बोली, ऐसे में तो तुम निराश हो ही गए होगे। लेकिन चूंकि हम दोनों यहाँ पहले से ही हैं, तो क्या तुम्हें अपनी बड़ी बहन के लिए कुछ अच्छा नहीं करना चाहिए जो तुम्हारी इतनी परवाह करती है? मतलब, तुम्हें ये चाहिए। हान सेन ने पत्थर की प्लेट निकाली। उसने उसे आराम से एक हाथ में पकड़ रखा था। लोमड़ी रानी की आंखें चमक उठी और वह मुस्कुराए। छोटे भाई, तुम अपनी बड़ी बहन को सचमुच बहुत अच्छी तरह समझते हो। तुम कितने प्यारे हो। मैं सचमुच तुम्हें बेरहमी से मारना नहीं चाहती थी। अगर तुम इसे अपनी बड़ी बहन को दे दो तो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगी। जरूर, लेकिन अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मेरा पीछा करना होगा। अगर तुम मुझे पकड़ लोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, हान सेन ने कहा। फिर वह खूनी किरण के साथ नर्क के पुल पर चढ़ गया। फॉक्स क्वीन के चेहरे की मांसपेशियां तन गईं, लेकिन अब हान सेन को रोकना बहुत देर हो चुकी थी। वह पुल की ओर तेजी से बढ़ी, लेकिन उस पर कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मिस्टर व्हाइट चौंक गए और चिल्लाए, वापस आओ। तुम नरक के पुल के पार नहीं जा सकते। हालांकि मिस्टर व्हाइट को पता था कि वह अपनी सांसें बर्बाद कर रहा है। नर्क पुल का मतलब नर्क की शक्ति थी, और जैसा कि उसने समझाया था, यह एक अलग आयाम की शक्ति थी। जैसे ही हान सेन ने पुल पर कदम रखा, वह एक नए आयाम में पहुंच गया। मिस्टर व्हाइट चाहे कितनी भी जोर से चिल्लाए, उसे पता था कि हान सेन अब उसे देख या सुन नहीं पाएगा। मिस्टर व्हाइट, क्या कोई रास्ता है जिससे हम इस पुल पर चल सकें? फॉक्स क्वीन हान सेन और ब्लड किरण को घूर रही थी। यहाँ तो देवता माने जाने वाले कुलीन लोग भी मर सकते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह बच पाएगा? मिस्टर व्हाइट के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। कितनी शर्म की बात है। फॉक्स क्वीन ने हान सेन की तरफ देखा और आह भरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हान सेन के खोने का अफसोस हो रहा है या उस पत्थर की प्लेट का जिसे वो चाहती थी। मिस्टर व्हाइट, आप आगे बढ़ सकते हैं। फॉक्स क्वीन ने विचलित होकर उदास होकर उसे तिरस्कारपूर्ण इशारा किया। मिस्टर व्हाइट उदास हो गए। उन्होंने क्राइम को देखा, फिर जिंदगी और मौत के काले पुल को। फॉक्स क्वीन ने कुछ देर तक हान सेन को देखा, फिर जीवन और मृत्यु के पुल पर कदम रखा। जब हान सेन ने नर्क पुल पर कदम रखा तो उसकी नजर लगभग तुरंत बदल गई। वह पुल का अंत साफ देख पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उस पर पैर रखा, चीजें बदल गईं। पुल बिना किसी अंत के आगे बढ़ता जा रहा था। पुल और झील के अलावा उसकी नजर में और कुछ भी नहीं था। हान सेन बाकी 12 पुलों या किसी भी टेलीपोर्टर को नहीं देख पा रहा था। वह फॉक्स क्वीन या मिस्टर व्हाइट को भी नहीं देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पुल किसी अलग ही अस्तित्व के धरातल पर बसा हो।
इसके अलावा पुल पर नर्क के भूतों की मूर्तियां जीवंत हो उठी और वे सभी असली शैतानों जैसी लग रही थीं। वे रेलिंग के ऊपर झुकी हुई थीं और उनकी बैंगनी आंखें हान सेन को ऐसे घूर रही थीं मानो वे उसे जिंदा ही निगल जाएंगी। उनके शरीर बैंगनी आग में लिपटे हुए थे और उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि पूरा पुल बैंगनी लपटों की एक श्रृंखला में लिपटा हुआ था। यह एक बेचैन कर देने वाला दृश्य था। हान सेन आगे बढ़ते हुए चिड़िया का घोंसला ऊपर उठाए हुए था। उसने पुल पर जितना हो सके नीचे तक देखा, लेकिन उसे बीच में नर्क की भव्य भूत की मूर्ति और यिशा दिखाई नहीं दे रही थी। हान सेन ने दांत पीस लिए। उसने चिड़िया के घोंसले को कसकर पकड़ लिया और खूनी किरण लेकर आगे बढ़ गया। हान सेन का मानना था कि यिशा के पास नरक पुल चुनने का कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा। और हाँ, लोमड़ी रानी भी वहां मौजूद थी। इसका मतलब था कि हान सेन के पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं था। उसे अपने पीछे पीछे लेकर दूसरे पुल पर चलना शायद ज्यादा खतरनाक होता। हान सेन धीरे धीरे पुल से नीचे उतरा, चिड़िया के घोंसले को संभाले हुए। रेलिंग के ऊपर बैठे नर्क के भूत उसे घूरते रहे, उसकी नजरें उसके चलते हुए उसका पीछा करती रहीं। वे हान सेन और खूनी किरण को घूर रहे थे। शायद वे हान सेन के चिड़िया के घोंसले से डर गए थे और इसीलिए उन्होंने उसका पीछा न करने का फैसला किया था। वे बस उस जोड़े को घूर रहे थे। हान सेन कुछ देर तक पुल पर चलता रहा, लेकिन जल्द ही उसे तबीयत खराब होने लगी। हान सेन ने अपने शरीर की रक्षा के लिए चिड़िया के घोंसले का सहारा लिया था, लेकिन उसने देखा कि उसके साथ अभी भी कुछ अशुभ हो रहा था। चिड़िया का घोंसला नरक पुल की शक्ति को रोकने में असमर्थ है। हान सेन ने अपने शरीर की ओर देखा और रक्त किरण के शरीर की ओर भी। उसने भौहें चढ़ाईं। वह और उसका खून का किरण बैंगनी रंग में रंग गए। वह जितना आगे बढ़ता गया, उसकी त्वचा पर रंग उतना ही गहरा होता गया। रक्त किरण पहले लाल दिखता था, लेकिन ये भी उस बैंगनी रंग के रंग प्रभाव को अवरुद्ध नहीं कर सका। हालांकि हान सेन यह नहीं बता सका कि बैंगनी हवा उनके शरीर पर क्या प्रभाव डालेगी, लेकिन ये स्पष्ट रूप से कोई शुभ संकेत नहीं था। हान सेन रुक गया। उसने अपने रक्त नाड़ी सूत्र और जेड स्किन का इस्तेमाल किया, लेकिन वह अपनी त्वचा से बैंगनी हवा नहीं निकाल सका। और हालांकि वे रुक गए थे, बैंगनी हवा और तेज होती जा रही थी। हान सेन ने अपने स्वर्ण दानव बग राजा बाय सेमा को बुलाया, लेकिन वह भी बेकार साबित हुआ। बैंगनी हवा अभी भी स्वर्ण दानव बग राजा बाय सेमा को भेदने और उसे और रक्त किरण को रंगने में सक्षम थी। हान सेन ने उस अंडे को देखा जिसमें छोटी लाल चिड़िया बदल गई थी। उसमें कोई बैंगनी हवा नहीं थी और इससे हान सेन को थोड़ी राहत महसूस हुई। अगर छोटी लाल चिड़िया का अंडा संक्रमित नहीं था, तो इसका मतलब था कि बल को रोकने का कोई रास्ता हो सकता है। वह अजेय नहीं था। हान सेन ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि अब उसे वह रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था जिससे वह आया था। कोई अंत नहीं था और हान सेन ने दांत पीस लिए। दोनों तरफ के नर्क के भूत हान सेन और खूनी किरण को बेरुखी से घूर रहे थे। वे किसी शवयात्रा को देखने के लिए इकट्ठी हुई भीड़ जैसे थे। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि वे घुसपैठियों को रोकने के लिए कुछ करना चाहते थे। हान सेन चलते हुए अपनी स्थिति के बारे में सोच रहा था। जो लोग इस पुल के बाहर हैं, वे देख सकते हैं कि असल में क्या हो रहा है, इसलिए ये नर्क के भूत असल में सिर्फ मूर्तियां हैं। ये सिर्फ इसलिए जीवित प्रतीत होते हैं क्योंकि मैं पुल पर हूं। हो सकता है कि ये बस एक एहसास हो या किसी शक्ति का प्रतिकूल प्रभाव हो जो इन्हें जीवन का आभास देती है। ये नर्क के भूत हम पर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये किसी प्रकार की शक्ति छोड़ने के लिए तैयार हो। अगर यह सोच सही है, तो यिशा उस भयावह मूर्ति के चंगुल में कैसे फंस गई? क्या इसका मतलब है कि वहां एक नर्क प्रेत की मूर्ति है जो वास्तव में एक जीवित प्राणी है? हान सेन ने सोचा। वह और रक्त किरण पुल पार करते रहे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनकी त्वचा पर बैंगनी रंग का धब्बा गहराता गया, लेकिन आगे का रास्ता अभी भी साफ था। बैंगनी जेड पुल बिना किसी अंत के आगे बढ़ता गया। वह बैंगनी हवा उनके शरीर को प्रभावित नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी इसने हान सेन को चिंतित कर दिया। ये बैंगनी हवाएं शायद शक्ति निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। जितना ज्यादा इकट्ठा होगा, उतना ही जोरदार विस्फोट होगा, हान सेन ने मन ही मन सोचा। चून की विकृत आयाम के कारण जेड पुल की लंबाई बढ़ गई थी। हान सेन रक्त किरण पर सवार होकर 100 घंटे से भी ज्यादा समय तक तेज गति से दौड़ता रहा। तभी उन्हें आखिरकार पुल का बीच का हिस्सा ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। जैसा कि बाहर से दिखाई दे रहा था, यिशा को एक विशाल दुष्ट नर प्रेत ने जकड़ लिया था। हालांकि अब जब हान सेन पुल पर खड़ा था, तो नजारा बिल्कुल अलग था। वह विशाल नर प्रेत यहाँ कोई मूर्ति नहीं था, वह एक वास्तविक प्राणी था।
उसकी त्वचा और पंख बैंगनी थे और उसके सिर पर बैंगनी सींगों का एक जोड़ा था जो बैल के सींगों जैसा लग रहा था। उसका शरीर जंगली बंदर जैसा था। उसने यशा को कसकर पकड़ रखा था और उसकी आंखें बैंगनी रोशनी से चमक रही थीं। रानी, हान सेन ने यशा पर चिल्लाते हुए कहा जैसे ही वह रक्त किरण पर सवार होकर उसके करीब आया। जब हान सेन ने पुल के बाहर से उसे पुकारा था तो यशा उसे सुन नहीं पाई थी। अब जब वे एक ही आयाम में थे तो हान सेन ने सोचा कि शायद वह उसका ध्यान खींच पाएगा। यशा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी शुरू की। उसने हान सेन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन उसकी कमजोर हालत में ये साफ तौर पर एक संघर्ष था। जैसे ही उसने हान सेन को पुल पार करते देखा, यशा के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। वह कुछ देर तक उसे घूरती रही, मानो ये जानने की कोशिश कर रही हो कि हान सेन असली है या बस एक कल्पना। मेरी रानी, क्या आप ठीक है? हान सेन उसकी ओर आते हुए चिल्लाया। यशा को पकड़े हुए मूर्ति ने ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसे कि उसने हान सेन को सुना हो। वह यशा को ऐसे पकड़े रही जैसे कि उसने हान सेन और रक्त किरण को देखा ही न हो। तुम यहाँ क्यों हो? यशा ने फुसफुसाते हुए पूछा। हान सेन समझ गया कि वह मुश्किल से बोलने की ताकत जुटा पा रही थी। यह एक लंबी कहानी है, हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हान सेन ने पूछा। यशा ने सिर हिलाया। तुम्हें खुद को बचाने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। तुम्हारे शरीर में बहुत सारी नारकीय हवा जमा हो गई है। अगर तुम नहीं भागे तो नर्क का भूत तुम्हें जल्द ही देख लेगा। और जब ऐसा होगा तब तुम्हारे भागने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। इस नर्क के पुल से उतर जाओ, शायद तुम्हें बचने का कोई रास्ता मिल जाए। तुमने नर्क पुल किसी खास वजह से चुना है ना? हान सेन ने पूछा। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका इरादा जल्द ही जाने का था। इस बारे में मुझसे बात करके समय बर्बाद मत करो, चले जाओ। यशा ने भौहें चढ़ाकर उसे डांटा। मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। एक देवता तुल्य कुलीन वर्ग मेरा इंतजार कर रहा है और वह मेरी दुश्मन है। अगर मैं यहाँ से निकल भी गया तो भी मैं मर ही जाऊंगा, हान सेन ने कंधे उचकाते हुए कहा। यशा हैरान दिखी। उसने धीरे से कहा, तुम मुसीबतों को अपनी ओर खींचती हो। खैर, कोई बात नहीं। अब तुम यहाँ हो तो चलो कुछ करके देखते हैं। शायद हम दोनों इससे बच सकें। मेरी महिला, क्या आपके पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है? हान सेन ने पूछा। यशा मुस्कुराए और बोली, मैंने नर्क पुल इसलिए चुना ताकि मैं नर्क की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने रिबेट एल्डर ब्लड को सक्रिय कर सकूं। इस तरह मैं देवत्व प्राप्त कर सकती थी, लेकिन मैं असफल रही। चूंकि आप यहाँ हैं तो शायद आप मुझे फिर से कोशिश करने में मदद कर सकें। सफलता की दर कम है, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? हान सेन ने जल्दी से पूछा। यशा ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, हमारे रिबेट एल्डर एक्सट्रीम किंग के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के सेवक हुआ करते थे। उस व्यक्ति को नर्क का राजा कहा जाता था। उसके पास नर्क का देव शरीर था और उसमें तीव्र नर्क शक्तियां थीं। यशा खांसने लगी और उसे अपनी बात जारी रखने से पहले गहरी सांस लेनी पड़ी। क्योंकि उसने हमारे बुजुर्ग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, इसलिए नर्क के राजा ने अपना कुछ नर्क का खून उसके शरीर में डाल दिया। इस तरह हमारे बुजुर्ग एक दिन देवता बन सकते थे और दांतों की शक्ति पैदा कर सकते थे। ये सब नर्क के राजा के खून की वजह से ही संभव हुआ। दुर्भाग्य से मेरे पास जो नर्क राजा का रक्त है वो बहुत कमजोर है। रिबेट एल्डर को एक शक्तिशाली वरदान मिला था, लेकिन उसके पास ये रक्त प्राकृतिक रूप से नहीं था। जब यह एक बच्चे से दूसरे बच्चे में पहुंचा तो हर पीढ़ी के साथ यह कमजोर होता गया। इतने साल बीत जाने के बाद नर्क राजा का रक्त इतना हल्का हो गया है कि शायद अब इसका अस्तित्व ही न रहे। मैं नर्क राजा के रक्त को सक्रिय करने के लिए नर्क शक्ति का उपयोग करना चाहता था, लेकिन यह बहुत मुश्किल साबित हुआ। या तो ऐसा ही हुआ या फिर रक्त पूरी तरह से गायब हो गया। यशा ने हान सेन की ओर देखा। लेकिन अब भले ही यह एक अरब में एक मौका है, हमें इसे स्वीकार करना ही होगा। हालांकि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, इसलिए मुझे आपकी शक्ति का उपयोग करना होगा। अगर यह काम नहीं करता है तो आप और मैं यहीं एक साथ मर जाएंगे। अगर आप ये जोखिम नहीं उठाना चाहते तो आपको अभी समय रहते यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हान सेन ने दोहराया। अगर हान सेन ने यशा को नहीं बचाया तो क्या फर्क पड़ता कि वो नर्क के पुल के उस पार जिंदा पहुंच भी गया या नहीं? लोमड़ी रानी इंतजार कर रही होगी। अगर वह यशा को देवता बनने में मदद कर पाता तो शायद हालात कुछ और होते। यशा उसकी गुरु थी।
अगर वह उसे बचा लेता तो यीशा शायद उसे पवित्र नेता की विरासत का खजाना पाने में मदद करती, और उसके बगल में एक देवता समान अभिजात वर्ग के साथ उसे अब फॉक्स क्वीन से डरने की जरूरत नहीं होगी। यीशा ने आह भरी। उसने उस नर्क के भूत को देखा जिसने उसे जकड़ लिया था और हान सेन से कहा, यह भूतिया मूर्ति इस पूरे नर्कपुल की चाबी है। नर्कपुल की सारी शक्ति इसी से निकलती है। अगर मुझे इसका खून मिल जाए तो शायद मैं भी देवता बन जाऊं। यीशा ने गहरी सांस ली और आगे कहा, वैसे ये जीवित नहीं है। ये तो बस नरक रक्त वाली एक मूर्ति है। यह इस समय मेरी शक्ति से आकर्षित है, इसलिए इसकी अधिकांश शक्ति पूरी तरह मुझ पर केंद्रित है। तुम इस अवसर का उपयोग इसके शरीर को तोड़ने और नरक रक्त इकट्ठा करने के लिए कर सकते हो। मुझे देवत्व प्राप्त करने में मदद करो। हालांकि सफलता दर बहुत कम है। इसके अलावा मुझे पता है कि मूर्ति में नरक का रक्त है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कहाँ केंद्रित है। और चूंकि तुम अभी भी इतने कमजोर हो, मुझे यकीन भी नहीं है कि तुम उसे नुकसान पहुंचा पाओगे। इसके अलावा अगर मुझे नरक का रक्त मिल भी जाए तो भी मेरे अपने नरक के रक्त को सक्रिय करने की सफलता दर कम है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा होने की संभावना अरबों में एक है। अगर तुम्हारे पास बचने का कोई तरीका है तो मेरा सुझाव है कि तुम अभी उसका इस्तेमाल करो। जब तक यीशा ने बोलना खत्म किया, उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया था। हान सेन ने मूर्ति की ओर मुंह किया, फिर उसने अपनी बैंगनी आंखों वाली तितली को सक्रिय किया। अगर उसे जीना था तो उसे यीशा की जरूरत थी। वह उसे मरते हुए भी नहीं देखना चाहता था। अगर उसे बचाने और अपनी मुश्किल स्थिति को सुझाने का कोई रास्ता होता तो वह जरूर कोशिश करना चाहता था। यह एक तीर से दो निशाने मारने जैसा था। लेकिन जैसा कि यीशा ने कहा था, यह कोशिश करना बहुत खतरनाक था। अगर वे असफल रहे तो उसकी मौत की बहुत ज्यादा संभावना थी। यदि हान सेन का वार काम नहीं आया तो भूत की मूर्ति बदले में उस पर हमला कर सकती है। खुशकिस्मती से हान सेन के पास अपनी रक्षा के लिए चिड़िया का घोंसला था। ऐसी ढाल के साथ उसे डरने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उसके पास रक्त किरण भी था। भले ही उसकी अपनी शक्ति भूत की मूर्ति के शरीर को न तोड़ सके, रक्त किरण की शक्ति शायद काफी हो। लेकिन इससे पहले कि वह रक्त किरण को हमला करने दे, हान सेन को पहले भूत की मूर्ति के अंदर नरक के रक्त का पता लगाना था। और जब वह उसे ढूंढ लेता तो उसे एक ही वार में सफलता सुनिश्चित करनी थी। उसे नहीं पता था कि उसे दूसरा मौका मिलेगा या नहीं। बैंगनी आंखों वाली तितली भूतिया मूर्ति का विश्लेषण करती रही। हान सेन ने मूर्ति के चारों ओर और उसके आर पार लिपटी कई रहस्यमयी पदार्थ श्रृंखलाओं का पता लगाया। ये पदार्थ श्रृंखलाएं बहुत जटिल थीं और उन्हें समझना मुश्किल था। लेकिन हान सेन को यह समझने की जरूरत नहीं थी कि भूतिया मूर्ति कैसे बनी थी। उसे बस उस जगह का पता लगाना था जहां नरक का खून जमा था। डोंगक्सुआन आभा और बैंगनी आंखों वाली तितली के संयुक्त विश्लेषण से हान सेन की आंखें अंततः चमक उठीं। ये वहां है। जब हान सेन ने भूतिया मूर्ति की भौहों की ओर देखा तो उसने देखा कि वहां एक बहुत ही सघन पदार्थ की जंजीर थी। बैंगनी पदार्थ इतना गाढ़ा था कि उसे एक भी सिलाई नजर नहीं आई। ब्लड किरण, यहां हमला करो। हान सेन ने अपना थंडर गॉड स्पाइक उठाया और भूत की मूर्ति की भान पर निशाना साधा। रक्त किरण हान सेन को उठाए हुए था और वह जानवर लाल रोशनी से चमक रहा था। रक्त की हवा उसके पूरे शरीर को ढकने के लिए घूम रही थी। भूत की मूर्ति की भौहों पर उछलने से पहले उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई। यीशा अपनी छात्रा को देखकर हैरान रह गई। वह भाग लेने के लिए बहुत कमजोर थी और अब जाकर उसकी नजर उस जानवर पर पड़ी जिस पर हान सेन सवार था। वह समझ गई कि वह एक डरावना अर्धदेवीभूत प्राणी था। वह कोई साधारण अर्धदेवीभूत प्राणी भी नहीं था। उसे उस कक्षा में प्राप्त होने वाली सभी योग्यताओं में सबसे ऊपर होना चाहिए था। यीशा हैरान थी कि हान सेन इतने शक्तिशाली घोड़े को नियंत्रित कर पा रहा था। इस दृश्य ने उसे थोड़ी उम्मीद दी। एक जेनोजेनिक जो लगभग उसके जितना ही शक्तिशाली था, वह भूत की मूर्ति को तोड़ने और उसके लिए आवश्यक नरक रक्त प्राप्त करने में सक्षम हो सकता था। जब यीशा इस बारे में सोच ही रही थी, रक्त किरण के पंजे अंतरिक्ष के ताने बाने को चीर रहे थे। उस राक्षस ने भूतिया मूर्ति के माथे पर एक जबरदस्त हमला किया। लेकिन अचानक भूतिया मूर्ति बैंगनी रोशनी से चमक उठी। हान सेन और रक्त किरण कुछ कर पाते इससे पहले ही मूर्ति के दूसरे हाथ ने रक्त किरण को पकड़ लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने यीशा को पकड़ा था। उसके तीखे नाखून रक्त किरण के मांस में धंस गए। रक्त किरण ने एक भयानक चीख निकाली। मूर्ति के पंजे आसानी से उस जीव के कठोर शल्कों को भेद रहे थे और वे गहराई तक धंस रहे थे। हान सेन इस बात से बच गया कि भूतिया मूर्ति के पंजे सिर्फ खूनी किरण पर ही लगे।
वह पुल की सतह पर लुढ़क गया। ऊपर देखकर उसे झटका लगा। इसमें कोई शक नहीं कि भूतिया मूर्ति की शक्ति देवत्व से परिपूर्ण थी। रक्त किरण भी उससे लड़ नहीं सकता था। वह शक्तिशाली प्राणी मूर्ति के हाथ में था और रक्त किरण चाहे जितना भी संघर्ष करे, वह खुद को उसके पंजों से छुड़ा नहीं पा रहा था। रक्त किरण आजाद होने के लिए छटपटाता रहा, लेकिन इससे पंजे और भी गहरे धंस गए। खून और भी ज्यादा मात्रा में रिसने लगा। यीशा उदास लग रही थी। उसने मूर्ति की चालाकी को कम करके आंका था। उसे लगा था कि वह भूतिया मूर्ति की शक्ति और ध्यान अपनी ओर खींच रही है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि भूतिया मूर्ति में उसके अनुमान से कहीं ज्यादा शक्ति थी। रक्त किरण पर हमला करने के लिए उसने जो शक्ति इस्तेमाल की थी, वह उसके द्वारा इस्तेमाल की जा सकने वाली किसी भी शक्ति से कहीं ज्यादा थी। ब्लड किरण, हिलना मत। हान सेन पुल पर खड़े होकर ब्लड किरण पर चिल्लाया। हान सेन की आवाज सुनकर रक्त किरण ने छटपटाना बंद कर दिया और उस दर्द को स्वीकार कर लिया जो उसे पहले से ही महसूस हो रहा था। जब रक्त किरण ने भूत की मूर्ति से लड़ना बंद कर दिया, तो भूत की मूर्ति के पंजों की शक्ति कम होती दिखी। धिक्कार है, अब मुझे समझ आया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि यीशा और रक्त किरण पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। उस चीज ने उन पर इसलिए हमला किया क्योंकि उनके पास पहले से ही नरक की शक्ति थी। हान सेन ने अपने बैंगनी शरीर और बैंगनी हवा को देखा। भूत की मूर्ति कोई प्राणी नहीं थी। जैसा कि यीशा ने कहा था, वह सचमुच एक मूर्ति थी और उसके शरीर के अंदर नरक के रक्त का एक भंडार था। यही उसकी शक्ति का स्रोत था। हालांकि उसमें बहुत शक्ति थी, लेकिन उसमें बुद्धि का अभाव था। वह कोई योजना या षड्यंत्र नहीं बनाती थी, वह वही काम करती थी जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया था। हान सेन के अंदर की नरक शक्ति ही मूर्ति को हरकत में लाती थी। अगर हान सेन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता तो उसके शरीर के अंदर मौजूद नरक शक्ति सक्रिय हो जाती और बदले में भूत मूर्ति भी अपनी चाल चलने के लिए प्रेरित होती। घटनाएं गिरते हुए डोमिनोज की तरह घटित होंगी। जब तक हान सेन नरक की शक्ति से छुटकारा नहीं पा लेता, तब तक कोई भी देवता तुल्य कुलीन व्यक्ति भूत की मूर्ति के हमले को रोक नहीं सकता। एक बार जब हान सेन के शरीर में पर्याप्त नरक शक्ति एकत्रित हो जाती, तो भूत की मूर्ति उस पर हमला कर देती, भले ही वह पहले कार्रवाई न करता। ठीक वैसे ही जैसे यीशा के साथ हुआ था। जब वह पुल पार कर रही थी तो उसने भूत की मूर्ति पर हमला नहीं किया था, फिर भी मूर्ति ने उसे जकड़ लिया था। इसीलिए वह उससे बच नहीं पाए। हान सेन और रक्त किरण ने भूत की मूर्ति के पास जाते समय उसे सक्रिय नहीं किया था क्योंकि चिड़िया का घोंसला मौजूद था। हान सेन ने सोचा था कि चिड़िया का घोंसला नरक शक्ति के विरुद्ध अप्रभावी है, लेकिन वास्तव में उसने उसमें से कुछ को हटा दिया था। यही कारण था कि हान सेन और रक्त किरण में मौजूद नरक शक्ति ने भूत की मूर्ति को उस समय हमला करने के लिए प्रेरित नहीं किया जब वे उसके पास गए थे। हान सेन को अचानक सिरदर्द होने लगा। समस्या अब मूर्ति से नरक रक्त निकालने की नहीं थी, बल्कि यह थी कि वह भूत मूर्ति पर वार भी नहीं कर पा रहा था। अगर हान सेन एक निश्चित मात्रा में शक्ति लगाता तो उसके शरीर में जमा हुआ नरक रक्त सक्रिय हो जाता। फिर भूत मूर्ति उसके पीछे पड़ जाती। अगर वह उस पर वार करता तो वह बच नहीं पाता। बस जाओ। यीशा समझदार थी और वह भी मामले को समझती थी। वह जानती थी कि वह अपनी मुश्किल से बच नहीं सकती। एक बार जब उनके शरीर नरकीय शक्तियों से संक्रमित हो गए तो भूत की मूर्ति को हराने की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। यही बात तब भी सच होती अगर कोई देवता तुल्य कुलीन वर्ग उनके साथ शामिल हो जाता। हान सेन भूत की मूर्ति को घूरता रहा और कुछ नहीं बोला। वह यूं ही नहीं जाना चाहता था। उसने अभी तक यीशा को नहीं बचाया था और अब खूनी किरण भी पकड़ लिया गया था। हान सेन अब हार मानकर हार मानने वाला नहीं था। हान सेन थंडर गॉड स्पाइक को पकड़े हुए था। उसकी पीठ पर लगे पंख चमक उठे और वह भूतिया मूर्ति के सामने टेलीपोर्ट हो गया। लेकिन जैसे ही वह वार करने के लिए उसके काफी करीब पहुंचा, यीशा को पकड़े हुए मुट्ठी ने उसे जोर से मारा। वेदना। हान सेन ने खुद को बचाने के लिए चिड़िया के घोंसले का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वह उड़ गया। वह एक लंबे चाप में उड़ा जिसका अंत पुल की सख्त सतह से टकराकर हुआ। हान सेन का शरीर मानो धरती पर गिरे उल्कापिंड जैसा था। हो सकता है कि उसने पुल न तोड़ा हो, लेकिन उसके शरीर के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। उसे खांसी हुई और उसके सामने जमीन पर खून के छींटे पड़े। चूंकि हान सेन ने अपनी शक्ति का भरपूर इस्तेमाल किया था, इसलिए उसके शरीर में नरक की शक्ति सक्रिय हो गई। भूत की मूर्ति जीवित हो उठी और अपने पंख फड़फड़ाने लगी। वह हान सेन के ऊपर उठी, फिर बांस की तरह नीचे गिर पड़ी। उसके पैर हान सेन को पकड़ने के लिए फैले हुए थे। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था।
भूत की मूर्ति हान सेन की नरक शक्ति की ओर चुंबक की तरह खींची जा रही थी। जब उसके पैर नीचे आए तो वे हान सेन को चूर चूर कर देंगे। मूर्ति गिर गई और उसके पंजे हान सेन के चारों ओर कस गए। डोंग। भूत की मूर्ति के पंजों ने चिड़िया के घोंसले को पकड़ लिया और उसे कुचलने की कोशिश की। वे असफल रहे। चिड़िया के घोंसले के नीचे सुरक्षित छिपे हान सेन को थोड़ी राहत महसूस हुई। अगर चिड़िया का घोंसला भूतिया मूर्ति के हमलों को झेलने में सक्षम था तो इसका मतलब था कि उसके पास वापस लड़ने का मौका था। शायद चिड़िया के घोंसले की आड़ में हान सेन की नरक शक्ति शांत हो गई थी। कारण चाहे जो भी हो, भूतिया मूर्ति ने चिड़िया का घोंसला छोड़ दिया और खंभे के ऊपर अपनी जगह पर वापस आ गई। हान सेन कुछ देर सोचता रहा। उसने अपनी जेडस्किन शक्ति का इस्तेमाल किया और भूत की मूर्ति पर मुक्का मारा। जेडस्किन की शक्ति इस काम के लिए एकदम सही हो सकती है। शायद उस शक्ति का इस्तेमाल करने से हान सेन के अंदर की नरक शक्ति जागृत न हो। शायद वह भूत की मूर्ति को जगाने से बच सके। लेकिन जल्द ही उसकी यह सोच नासमझी साबित हुई। जैसे ही हान सेन टेलीपोर्ट हुआ, वह फिर से उड़ गया। खुशकिस्मती से उसके पास चिड़िया का घोंसला था जिसने कुछ झटका झेल लिया। उसकी मदद से वह एक बार फिर मौत से बच गया। लेकिन फिर भी इस समय तक हान सेन को बहुत अधिक खून बह रहा था। दांत की शक्ति, बुराई को दबाने की शक्ति, कछुए की शक्ति, आसमान के नीचे चाकू की शक्ति, लोन बांस की तलवार की शक्ति, थंडर की शक्ति, आग की शक्ति, बर्फ की शक्ति। हान सेन ने अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल की लेकिन हर एक बेकार साबित हुई। चाहे वह कोई भी शक्ति जुटाए, भूत की मूर्ति उसे तोड़ देती। हान सेन उस भयानक चीज को छू नहीं पा रहा था और वह उसे खिलौने की तरह इधर उधर फेंकती रही। अगर चिड़िया के घोंसले की मदद न होती तो वह कई बार मारा जा चुका होता। चिड़िया के घोंसले की सुरक्षा के बावजूद पुल से टकराने पर उसे चोटें आईं। उसके जख्म भले ही उतने बुरे न रहे हों जितने दिख रहे थे, लेकिन वे बहुत बुरे जरूर लग रहे थे। कोशिश करना बंद करो, बस जाओ, येशा गुर्राए। वह कई जटिल भावनाओं से जूझ रही थी। हान सेन के पास सुरक्षा के लिए वह चिड़िया का घोंसला था, इसलिए उसे देवताओं के हमलों से कुछ हद तक सुरक्षा मिल जाती थी। हालांकि अगर आसपास कोई देवता सदृश कुलीन वर्ग होता तो उसके बच निकलने की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन हान सेन उसे छुड़ाने की कोशिशों में इतने जोखिम उठा रहा था कि येशा भावुक हुए बिना नहीं रह सकी। येशा को यकीन नहीं था कि उसने हान सेन के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था। उसने तो बस उसे संसाधन दिए थे और उसने उसे सिर्फ एक बार एक तांत्रिक के साथ हुई शर्त के कारण अपना शिष्य बनाया था। बाद में उसे एहसास हुआ कि हान सेन को अपना शिष्य बनाना इतना भी बुरा नहीं था। जब उन्हें पता चला कि उनके पास एक ऐसा छात्र है जो ऐसी विकट परिस्थिति में उनके लिए लड़ेगा, तो उनके लिए भावुक हुए बिना रहना मुश्किल था। येशा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हान सेन शायद इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि वह अपनी बढ़त नहीं खोना चाहता था। उसकी जान दांव पर लगना तो बस एक छोटा सा हिस्सा था। हान सेन येशा और अर्ध देवी रक्त किरण को नहीं खोना चाहता था, इसीलिए वह लगातार कोशिश करता रहा। वह इतना कुछ खोना नहीं चाहता था। हान सेन के पास चिड़िया का घोंसला था, इसलिए वह आसानी से नहीं मरने वाला था। इसलिए वह कोशिश करता रहा, लेकिन उसके हमलों के नतीजे उत्साहजनक नहीं थे। हान सेन ने हर संभव कोशिश की, लेकिन उसकी कोई भी शक्ति भूतिया मूर्ति की शक्ति पर भारी नहीं पड़ सकी। भूत की मूर्ति ने नरक की शक्ति का बहुत अच्छा जवाब दिया। ये कारण और प्रभाव जैसा था। अगर हान सेन के पास नरक की शक्ति होती तो इसका मतलब था कि वह भूत की मूर्ति से टकराएगा। इसके अलावा और कोई नतीजा नहीं हो सकता था। अपने सभी हमलों में हान सेन ने भूतिया मूर्ति के माथे को एक बार भी नहीं छुआ था। भूतिया मूर्ति के माथे से नरक का खून निकालने के बारे में सोचना बेकार था, क्योंकि वह ऐसा कर ही नहीं सकता था। जैसे जैसे हान सेन कोशिश करता रहा और पीछे हटता गया, उसका कवच भी उससे बहते खून से लाल हो गया। येशा के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। भूत की मूर्ति ने हान सेन को फिर से मारा और उसे एक बार फिर पुल से टकराकर नीचे गिरा दिया। हालांकि इस बार वह कुछ देर तक चिड़िया के घोंसले के नीचे छिपा रहा। क्या तुम अभी तक मर चुके हो? अगर नहीं मरे हो तो दफा हो जाओ, येशा गुस्से से चिल्लाए, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। हान सेन हिला तक नहीं। वह चिड़िया के घोंसले के नीचे छिपा हुआ था, सोच रहा था कि वह नरक की शक्ति को कैसे तोड़ेगा या उसके और भूत की मूर्ति के बीच के संबंध को कैसे तोड़ेगा। मैंने कम से कम एक बार अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल कर ली हैं और फिर भी मैं कोई भी वार नहीं कर पाया हूं। अब बस एक ही रास्ता बचा है, वह है अपने सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी का इस्तेमाल करना।
अपने सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी का इस्तेमाल करके मैं नर्क की शक्ति को हटा सकता हूं और भूत की मूर्ति से होने वाले नुकसान से बच सकता हूं। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो यीशा को पता चल जाएगा कि मैं डॉलर हूं। ये बुरा है। हान सेन उदास हो गया। हालांकि इतना कुछ झेलने के बाद यीशा और ब्लड किरण को मरते हुए देखना उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। उसे यह कोशिश करनी ही थी, भले ही इसके लिए उसकी पहचान उजागर करनी पड़े। हान सेन सोच ही रहा था कि यीशा चिल्लाया, हान सेन, क्या तुम मर गए हो? अगर नहीं मरे हो तो यहां से चले जाओ। मेरी रानी, मेरे जैसा इंसान इतनी आसानी से क्यों मर जाएगा? आप अपने शिष्यों के धैर्य को कम आंकती हैं। हान सेन ने चिड़िया के घोंसले को टोपी की तरह अपने सिर पर रखा और यीशा से बात की। उसका शरीर और चेहरा खून से लथपथ था और उसके सिर पर चिड़िया का घोंसला होने के कारण, हालांकि यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति थी, ये काफी हास्यास्पद लग रहा था। यीशा के होंठ कांप रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वे फिर से ठंडी नजरों में बदल गए। उसने हान सेन की तरफ देखा, अपने होंठ खोले और उस पर थूक छिड़क दिया। खून की बूंदें हान सेन पर बारिश की तरह बरस रही थीं। हान सेन हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यीशा क्या कर रहा है। डोंग, खून के उस छींटे के बीच हान सेन के सामने पुल पर कुछ गिरा। हान सेन ने गौर से देखा। वह एक लाल सिलाई सुई थी। वह बाल से भी पतली थी और लगभग एक उंगली जितनी लंबी थी। यह क्या है? हान सेन ने उसे उठाया। उसे लगा कि सिलाई की सुई में कुछ तो बहुत ही अजीब है। ऐसा लग रहा था जैसे वो धातु से नहीं, हड्डी से बना हो। वो बहुत छोटा था पर अंदर से खोखला था। वो सिलाई की सुई से ज्यादा इंजेक्शन की सुई जैसा लग रहा था। जब हान सेन ने हड्डी की सुई उठाई तो उसने महसूस किया कि उसके शरीर में शक्ति आ गई है। उसकी ऊर्जा का संचार होने लगा। हान सेन ने आंखें फाड़कर देखा, जो शक्ति चल रही थी वह रक्त पल्स लूट थी, जिसके बारे में उसने कुछ समय पहले ही सीखा था। यीशा ने धीरे से कहा, मैं जो भी चीजें साथ लाया था उनमें से ज्यादातर नष्ट हो गईं। यह एक छोटी सी चीज है जो मुझे एक टूटी हुई मूर्ति से मिली है। इसे एक यादगार चीज समझकर ले जाओ। ये सुनकर हान सेन अचानक बहुत खुश हो गया। तुमने जिस मूर्ति का जिक्र किया था, क्या वही खंडहर महल में है? समय बर्बाद करना बंद करो। अभी निकल जाओ। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हें ब्लेड ग्रह वापस लेना होगा। मेरे महल का ख्याल रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे सामान को छुए। यीशा गुर्राए। अगर आप वहां नहीं होते तो आपके उस महल में मेरे रहने का क्या मतलब होता? हान सेन ने विचलित होकर पूछा, जैसे ही उसने सुई को अपने हाथों में घुमाया। यह मेरा काम है, जैसा कहा जाए वैसा करो, यीशा ने कहा। हान सेन यीशा की तरफ मुस्कुराया। मुझे माफी मांगनी चाहिए, मेरी रानी। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो आज़ादी चाहता है और अपनी मर्जी से आराम करना चाहता है। मैं किसी एक जगह बैठकर किसी चीज की देखभाल करने का शौकीन नहीं हूं। आपको सचमुच जाकर अपने महल की देखभाल करनी चाहिए। यीशा ने उसकी मुस्कान का जवाब अपनी व्यंग्यात्मक मुस्कान से दिया। अगर मैं वापस आ सकती तो मैं अभी तुमसे बात नहीं कर रही होती, है ना? वो कुछ और कहने ही वाली थी कि अचानक हान सेन ठिठक गया। वो भूत की मूर्ति को घूर रहा था और अपनी कलाई हिलाकर उसने सुई उसकी तरफ उछाल दी। यीशा ने आह भरी। उसने उस हड्डी की सुई पर कुछ समय बिताया था। वह लगभग पूरी तरह से अविनाशी थी, लेकिन उसमें कोई शक्ति नहीं थी। उसे उसकी नोक पर किसी शक्ति का एहसास नहीं हुआ था। अगर वह उस हड्डी की सुई और उसकी किसी भी शक्ति का इस्तेमाल भूत की मूर्ति को तोड़ने के लिए कर पाती, तो हान सेन द्वारा उसे ढूंढने पर वह वहां बंधी हुई नहीं होती। लेकिन यीशा ने मुंह खोले देखा, जैसे हड्डी की सुई बिना किसी रुकावट के मूर्ति की ओर बढ़ रही हो। भूतिया मूर्ति ने हान सेन को अनगिनत बार जमीन पर गिराया था, लेकिन उसने हड्डी की सुई पर जरा भी प्रतिक्रिया नहीं की। वह बस हड्डी की सुई को अपने माथे पर लगते हुए देख रही थी। ये कैसे संभव है? यीशा की आंखें चौड़ी हो गईं। वह अविश्वास से उस अजीब दृश्य को देख रही थी। जब हड्डी की सुई भूतिया मूर्ति के माथे में चुभ गई तो सुई लाल हो गई। उसकी चमक बढ़ती गई और कुछ ही देर में भूतिया मूर्ति हिलने लगी। उनके चारों ओर टूटते पत्थरों की आवाज गूंजने लगी। वेदना। अगले ही पल मूर्ति टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ी। यीशा और रक्त किरण की पकड़ अचानक ढीली पड़ गई। वे पुल पर गिर पड़े। मूर्ति के टूटे हुए हाथ उनके चारों ओर गिर पड़े। रक्त किरण घायल तो हुआ था, लेकिन उसकी ताकत ज्यादा कम नहीं हुई थी। वह फिर से उठ खड़ा हुआ और उसका विशिष्ट लाल बादल उसके चारों ओर घूमने लगा। यीशा मरने के करीब थी और उसके शरीर का खून लगभग सूख चुका था। वह बहुत कमजोर थी और उसमें प्रतिक्रिया करने की भी ताकत नहीं थी।
वह लंगड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। हान सेन ने उसे पुल से टकराने से बचाने के लिए अपनी बाहों में जकड़ लिया। वह मुस्कुराया और बोला, रानी, लगता है अब तुम्हें अपने महल की देखभाल करनी ही पड़ेगी। पूरे जेड पुल पर फैली बैंगनी हवा फैलने लगी और पतली होने लगी। विशाल चट्टानें गिरने लगीं। येशा हान सेन की बाहों में जकड़ी हुई थी। नीचे से हान सेन की ओर देखते हुए उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने कभी किसी आदमी को नीचे से नहीं देखा था। वह हमेशा ऊपर ही रहती थी। उसे पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था और अचानक वह और भी कमजोर महसूस करने लगी। जैसे ही भूतिया मूर्ति के आखिरी टुकड़े गिरे, पुल के उस पार की बैंगनी हवा भाप बनकर उड़ने लगी। हान सेन, रक्तकिरण और येशा सामान्य स्थिति में लौटने लगे। जेड पुल जो पहले अंतहीन लग रहा था, अब पहले जैसा ही लग रहा था। वे अपने आसपास के 12 जेड पुल और अपने सामने 13 टेलीपोर्टर देख सकते थे। हालांकि लोमड़ी रानी और बाकी लोग जा चुके थे। वे शायद टेलीपोर्टर के जरिए उस महल से निकल गए होंगे। चूंकि रक्तकिरण घायल था, हान सेन ने उस पर सवार न होने का फैसला किया। वह अभी भी येशा को पकड़े हुए जेड पुल पार कर रहा था। तुम टेलीपोर्टर से नहीं गुजरोगी? येशा ने हान सेन की छाती से लिपटी हुई कमजोरी से पूछा। बेशक मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बाकी जेड पुलों पर चलना चाहता हूं, हान सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। हान सेन 13 पुलों पर एक साधारण कारण से चलना चाहता था। वह प्रत्येक मूर्ति की शक्ति प्राप्त करना चाहता था। येशा द्वारा उसे हड्डी की सुई दिए जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि हड्डी की सुई एक विदेशी खजाना थी जो रक्तपल्स लूट के साथ मिलकर बनी थी। अगर वह रक्तपल्स लूट का अकेले इस्तेमाल करता तो उसे पहले दुश्मन को हराना पड़ता। वह रक्तपल्स लूट का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंद्वी की रक्त नाली तब तक नहीं छीन सकता था जब तक कि दुश्मन में वापस लड़ने की पर्याप्त शक्ति न हो। हालांकि अगर हान सेन किसी बेहद ताकतवर दुश्मन से मुकाबला कर रहा होता तो हमेशा यह संभावना रहती थी कि वह उसे हरा ना पाए। ऐसे समय में ब्लड पल्स प्लंडर ज्यादा काम का नहीं होता। लेकिन इस हड्डी की सुई के साथ चीजें अलग थीं। हान सेन हड्डी की सुई में रक्त नाली लूटने की शक्ति भर सकता था। इसके बाद उसे बस दुश्मन के शरीर में हड्डी की सुई डालनी होती थी और हड्डी की सुई दुश्मन की रक्त नाली लूट लेती थी। हान सेन को बस दुश्मन के शरीर में सुई चुभानी होती थी। वैसे हड्डी की सुई अपने आप में शक्तिशाली नहीं थी। हान सेन को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन दुश्मन में सुई चुभाना उस प्रतिद्वंद्वी को हराने से कहीं ज्यादा आसान था जिसने उसे हरा दिया था। 13 पुलों पर स्थित मूर्तियां रक्त नाली लूट और हड्डी की सुई के संयोजन के लिए तैयार थीं। हड्डी की सुई आसानी से मूर्तियों को भेद सकती थी और उनमें छिपी रक्त नाली शक्ति को छीन सकती थी। हान सेन को अब वही दोहराना होगा जो उसने भूतिया मूर्ति के साथ किया था। हड्डी की सुई में भी अब शक्ति का संकेंद्रण था। यह सिर्फ एक बूंद थी, लेकिन यह रक्त स्पंदन वाली नरक शक्ति थी। यह एक देवत्व प्राप्त शक्ति थी। बाकी 12 पुलों पर भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए था। हान सेन निश्चित रूप से इसे नजरअंदाज नहीं करने वाला था। हान सेन ने अपनी जगह बदली और येशा को अपनी पीठ पर उठा लिया। वह दूसरे जेड पुल की ओर चल पड़ा और जैसा कि उसने सोचा था, पहला हिस्सा सुरक्षित था। जब वह पुल के बीचों बीच एक मूर्ति के पास पहुंचा तो उसने मूर्ति के अंदर रक्त संचार की शक्ति को अवशोषित करने के लिए हड्डी की सुई का इस्तेमाल किया। मूर्ति गिर गई और पुल अपनी सुरक्षा खो बैठा। वह फिर से एक साधारण जेड पुल बन गया। हान सेन बाकी पुलों से होते हुए मूर्तियों से रक्त नाली शक्ति ले गया। येशा का आश्चर्य उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हान सेन के हाथों में हड्डी की सुई इतनी शक्तिशाली क्यों थी। येशा ने हड्डी वाली सुई तो उठा ली थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस सुई का इस्तेमाल रक्त नाली लूट के साथ करना होता है। उसके पास रक्त नाली लूट नहीं थी, इसलिए मजबूती के अलावा सुई उसके हाथों में किसी काम की नहीं थी। दूसरी पवित्र नेता की मूर्ति किसी कारण से नष्ट हो गई थी, इसलिए हान सेन हड्डी की सुई खुद नहीं ले पाया था। फिर भी जब येशा ने स्वेच्छा से उसे देने की कोशिश की तो वह उसके हाथ में आ ही गई। पवित्र नेता ने सभी रास्ते बंद कर दिए थे, लेकिन हर रास्ते पर आने जाने वालों के लिए कुछ न कुछ छोड़ दिया था। ये चीजें एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हुई थी कि हान सेन को अभी तक समझ नहीं आया था। पवित्र नेता की पूरी योजना अभी भी एक रहस्य थी। चांदी की सिसी, रक्त नाली लूट, हड्डी की सुई, 13 रक्त नाली शक्तियां, ये सभी अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान खजाने थे। इस बिंदु पर वह आसानी से किसी भी देवता से युद्ध शुरू कर सकता था। ये खजाने पवित्र नेता द्वारा दिए गए परीक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाने थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि पवित्र नेता के खजाने कितने डरावने हो सकते हैं।
मेरी रानी, क्या आप सुइयों से डरती हैं? हान सेन ने यीशा से पूछा। यीशा हैरान रह गई और उसे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। मेरा मतलब है, क्या तुम्हें सुई चुभने से डर लगता है? हान सेन ने पलकें झपकाते हुए पूछा। क्या तुम मुझे एक शॉट दोगे? यीशा ने हान सेन की तरफ देखा। हान सेन ने अपनी हड्डी की सुई उठाई और यीशा की तरफ मुस्कुराया। अगर डर लग रहा है तो आंखें बंद कर लो। दर्द एक पल में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हान सेन ने अपनी हड्डी की सुई यीशा की छाती में घुसा दी। नरक के खून की एक बूंद निकली जो यीशा के खून में मिल गई। अगर उसे बचना था तो उसे फॉक्स क्वीन से छुटकारा पाना ही था। और जब तक कोई और देवता तुल्य कुलीन उसे चुनौती नहीं देता, फॉक्स क्वीन को हराना नामुमकिन था। हान सेन की देवीकृत रक्त नाड़ी के साथ भी उसकी वास्तविक शक्ति देवीकृत नहीं होगी। हालांकि यीशा अलग थी। वह स्वयं देवीकृत होने से आधा कदम दूर थी। नरक रक्त नाड़ी प्राप्त करने से उसे देवीकृत होने के महान लक्ष्य की ओर एक बढ़ावा मिलेगा। पवित्र नेता का खजाना पाने का यह उनका सबसे अच्छा मौका था।